नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, MGCI जो है ये आपके लिए लेकर आया है, जो CUET के विद्यार्थी हैं इनके लिए हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। हम जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं इनका सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आए हैं। आप देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें हम लोग बात करेंगे, जैसे सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं अलग अलग, PCM, PCB, ABC, PCA, इतने सारे ग्रुप में हम लोग सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ सॉल्व कराने वाले हैं। ये जो पेपर हैं ये आप देखते हैं कि एक एक डेट में अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं और एक सब्जेक्ट के कई सारे पेपर्स होते हैं। तो हम आपके लिए यहाँ पर सभी तरह के पेपर लेकर आने वाले हैं। और आपके सामने मैं जो पहला पेपर लेकर आया हूँ ये ABC ग्रुप में 27 मई 2023 का ये पेपर हमारे सामने है। थर्ड शिफ्ट का एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है ABC ग्रुप का ये पेपर है। इसमें हमने जो सीक्वेंस रखा है पेपर का, वो सीक्वेंस हमारा पेपर के हिसाब से रखा है। अब जैसे आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर अगर देखा जाए CUET ABC ग्रुप में एग्रीकल्चर का सिलेबस अगर हम लोग देखें तो इसमें आप देखेंगे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इतने सारे इसके अंदर हम लोग देखेंगे टॉपिक्स हैं। इनका और भी डिटेल है, मैं डिटेल आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि सिलेबस आपको पता ही है। तो इसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो आप जानते ही हैं कि एग्रोनॉमी के बीच में हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर कभी बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, या कभी बायोलॉजी का आ गया। तो अलग अलग टीचर जो हैं जो इनको पढ़ाते हैं वो आपको ये एक्सप्लेन करेंगे। एक जो एग्रीकल्चर का पूरा वीडियो है उसमें आपको ये सारे जो है टॉपिक मिलने वाले हैं, टीचर अलग अलग रहेंगे, उसकी आपको चिंता नहीं करना है। इसीलिए सीक्वेंस आप जो देखोगे 1 2 3 4 ऐसा नहीं आएगा। इसमें हो सकता है पहले क्वेश्चन के बाद एग्रोनॉमी का 5वां आया हो, इस तरह से आपको मिलेगा। लेकिन शिफ्ट और पेपर आपको ध्यान में रखना है। साथ में आप एक बात और जानते हैं कि हमारे को 40 क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 40 क्वेश्चन हल करना हमारे को। अब क्वेश्चन आप देखेंगे कई तरह के होते हैं। इसमें आप देखोगे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन आते हैं, मैच द कॉलम आता है, फिर आप देखोगे कि 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं, फिर आप देखोगे कि बहुत सारे मल्टीपल आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो किस तरह से इनको सॉल्व किया जाए ये भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आपको वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहना है, अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना है ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ ले सकें। और ये MGCI के YouTube चैनल पर चलने वाला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको सारे वीडियो आसानी से मिल सके। चलिए तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ये है मैच द कॉलम। अब मैच द कॉलम में हमारे को हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है देखने में बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अगर आपने उस स्टेटमेंट को या उस कॉलम को ध्यान से देख लिया तो एक को मैच करते ही आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे हमारे सामने हम देख रहे हैं कुछ क्रॉप है और उससे रिलेटेड यहाँ पर डिजीज दी हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हीट, यहाँ पर डिजीज दी है विल्ट, टिक्का, ब्लास्ट एंड रस्ट। तो आप सभी जानते हैं कि व्हीट के अंदर जो है रस्ट जो है ये कॉमन डिजीज है। आप जानते ही हैं व्हीट का जो रस्ट है वो पक्सिनिया जो फंगस है, पक्सिनिया स्पीसीज, हम लोग देखेंगे ब्राउन रस्ट होता है, ब्लैक रस्ट होता है, ये आपको रस्ट देखने को मिलते हैं, येलो रस्ट भी होता है। तो रस्ट जो डिजीज है ये व्हीट से रिलेटेड है, आप जानते ही हैं। तो ए जो है इसका आंसर यहाँ पर है 4। तो आप यहाँ पर देखेंगे जिस तरह से आप यहाँ पर मिलाना कोशिश करेंगे आप देखेंगे कि ए के सामने 4 आना चाहिए। तो एक बी ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है जिसमें ए के आगे 4 आ रहा है, तो आप डायरेक्ट यहां पर इसको आंसर कर सकते हैं। बाकी आपको 3 जो यहां पर आंसर दिए उनको मैच करने की भी जरूरत नहीं। 10 सेकंड में आपका आंसर हो गया मैच द कॉलम का। बाकी हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि सेकंड आता है यहां पर पेडी। तो पेडी की जो डिजीज है मेन वो है ब्लास्ट। ब्लास्ट आप जानते ही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज आप पेडी है। ये किसके कारण होती है? तो पायरिकुलेरिया जो फंगस है उसके कारण होने वाली है। ग्राउंडनट में बड़ा ही फेमस है जिसको हम बोलते हैं टिक्का, ये किससे होता है? तो सर्कोस्पोरा जो फंगस है इससे होने वाली डिजीज है।
और हम लोग लास्ट में बात करते हैं, यहां पर हमारे सामने है ग्राम। ग्राम इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई ग्राम के अंदर लगता है विल्ट, और विल्ट जो है इसका बड़ा ही फेमस फंगस है जिसका नाम है फ्यूजेरियम। तो एक हमने वीट को देखकर ही आंसर कर दिया था, बाकी भी मैंने आपको बता दिया है ताकि आप आसानी से ये सारे ऑब्जेक्टिव को समझ सके और इस मैच द कॉलम को आप बड़ी आसानी से आंसर कर सके। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आता है ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, क्योंकि बीच में एनिमल, हॉर्टिकल्चर या कोई और क्वेश्चन होने के कारण डायरेक्ट 6 नंबर पे आ रहा हूं मैं। शिफ्ट और डेट आपको ध्यान में रखना है। ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। डाइसैकेराइड मोनोमर्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर थ्रू ब्लैंक दिया है बॉन्ड्स। तो आप जानते हैं कि डाइसैकेराइड में ये मोनोमर्स की बात कर रहा है कि भाई एकलक जो हैं कौन से जुड़े होते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे कि एक हमने कहा मोनोसैकेराइड है, दूसरा मोनोसैकेराइड है। जब ये दोनों जो है यहां पर जुड़ेंगे तो आप देखोगे डाइसैकेराइड बनेगा। और हमसे यहां पर पूछा है कि इसका जो बॉन्ड है वो कौन सा है, तो आप देखोगे कि यहां पर ग्लाइकोसाइडिक जो है ये बॉन्ड कहलाता है। इनको जोड़ने वाला जो बॉन्ड है ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। और इसमें आप जानते ही हो कि H2O जो है यहां से रिलीज होगा या हटेगा। ये इस तरह से ये दोनों मिलकर बनाते हैं डाइसैकेराइड, और उस बॉन्ड का नाम पूछा है, ये है ग्लाइकोसाइडिक। क्लियर है? ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर में भी आता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे सामने, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ। प्रोटीन किसके बने होते हैं, ये हमसे पूछ रहा है, प्रोटीन किसके बने होते हैं। तो अगर हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखें तो आप देखोगे क्या होता है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो है इसका लीनियर जो सीक्वेंस होता है वो अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो बना होता है। प्रोटीन जो है ये अमीनो एसिड जो होते हैं इसका एक लीनियर जो हमने कहा सीक्वेंस होता है उससे बना होता है। तो इस तरह से इसका आंसर यहां पर हो गया अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 है। इसको हम पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब यहां पर थोड़ा सा हिंदी के जो स्टूडेंट हैं उनको ध्यान देना है कि कोई सी अगर टर्मिनोलॉजी आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रही तो आपको इंग्लिश जरूर देख लेना है। वाटर शेड को यहां पर जल संवर कहा है, जल संवर इसको वाटर शेड कहा है। तो थोड़ा सा पहले हम लोग वाटर शेड को समझते हैं कि वाटर शेड क्या होता है। तो वाटर शेड में हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहां से जो वाटर है, ये आपने देखा होगा रेन वाटर जो है ये इस तरह से इस बहुत बड़े एरिया से आता है। ये एक चैनल के थ्रू यहां पर आता है, इसे हम लोग बोलते हैं कैचमेंट एरिया। और आगे जाकर इस वाटर को हम लोग यहां पर कलेक्ट करते हैं। ये कलेक्ट वाटर जो है इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, इरिगेशन में अगर करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। और ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं वाटर शेड। और इसको ठीक प्रकार से मैनेज करने को वाटर शेड मैनेजमेंट हम लोग बोलेंगे। अब इससे क्या होता है भाई, एक तो आप देखोगे इरिगेशन की फैसिलिटी मिलेगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ले पाएंगे। दूसरा आप देखोगे कि आसपास के जो एरिया है यहाँ पर आपने देखा कि जो सॉइल का इरोजन वगैरह हो रहा था ये उस सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करता है। फिर हमने बात की कि ये क्या कर सकता है, तो इसके आसपास आप देखोगे कि सोशल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो सब यहाँ पर बढ़ने लगती हैं। ये फ्लड जो है उसको भी कंट्रोल करता है। अब हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर शेड। कौन सा इसका हमने कहा ऑब्जेक्टिव नहीं है, उद्देश्य नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट हम लोग बोल रहे हैं टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस। ये इकोलॉजिकल बैलेंस करता है, ये तो करेक्ट बात है। पारिस्थितिक संतुलन को पुनः स्थापित करता है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, मृदा अपरदन को रोकता है, टू चेक सॉइल इरोजन, ये भी करेक्ट है।
हमसे पूछ रहा है यहां टू इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्लड, ड्रॉट एंड लैंडस्लाइड, मतलब बाढ़, सूखा तथा लैंडस्लाइड के खतरे को बढ़ाता है, ये रॉन्ग है। और क्योंकि ये रॉन्ग है और नॉट पूछा है, इसलिए यही हमारा यहां पर आंसर होने वाला है। बल्कि ये इसको बढ़ाता नहीं है, बल्कि ये इसको क्या करता है, कम करता है। लेकिन यहां पर क्योंकि पूछा है नॉट, इसलिए यही हमारा आंसर आएगा। लास्ट में हम लोग देखते हैं डी ऑप्शन को, टू प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग, सतत कृषि को प्रेरित करता है। बिल्कुल करेक्ट है ये, क्योंकि आपके आसपास जो है आप देखोगे कि इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल होगा, तो आप कंटिन्यूस फार्मिंग यहाँ पर, कल्टीवेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा और डरावना लग रहा है, लेकिन आप जब आंसर करने जाएंगे तो आप देखोगे बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच आर द इनकरेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं, मतलब रासायनिक उर्वरकों के गलत उदाहरण बोल रहा हमसे। मतलब जो रासायनिक उर्वरक है वो सही रहेगा, लेकिन गलत पूछा है, मतलब जो रासायनिक नहीं है। हम लोग बात करते हैं यूरिया, यूरिया केमिकल फर्टिलाइजर्स है। फिर सिंगल सुपर फास्फेट, ये भी केमिकल फर्टिलाइजर है। म्यूरेट ऑफ पोटास, ये भी केमिकल फर्टिलाइजर है। राइजोबियम स्पीसीज, ये फर्टिलाइजर नहीं है, ये बायो फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर है ये। इसलिए एक तो ये जो है गलत एग्जाम्पल हो गया। आगे और देख लेते हैं। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा जो है ये भी आप देखोगे कि ट्राइकोडर्मा जो है ये केमिकल नहीं है, ये आप जानते ही हो, ये क्या है, ये फंजाई है, फंजाई है। और हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज्ड एज अ बायो एजेंट, बायो एजेंट के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। और इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, अभी हमने देखा था विल्ड डिजीज जो है ग्राम में या चिकपी में बड़ा फेमस है, तो ये उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं एज अ बायो एजेंट, या हम लोग बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ विल्ट फंगस, उसके बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि डी और ई जो है ये क्या है, ये केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, ये तीनों तो केमिकल फर्टिलाइजर है। इसलिए यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि रॉन्ग एग्जांपल बोला है उसने, इनकरेक्ट एग्जांपल बोला है, इसलिए डी एंड ई ओनली, इसलिए इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 16 क्वेश्चन हमारे सामने आया, आप देखेंगे कि असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। गिवन ब्लो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन हम लोग यहां पर देख लेते हैं पहले कि सैंड इज मोर पोरस एंड डू नॉट पॉज एनी ड्रेनेज प्रॉब्लम इन स्पाइट ऑफ हैविंग लेस टोटल पोर स्पेस। हिंदी में देख लेते हैं कि रेत अधिक सरंध्री होती है तथा कुल रंध्रावकाश कम होते हैं। इसमें टोटल जो हमने कहा कि जो पोर्स होते हैं वो कम होते हैं, इसके बावजूद भी इसमें जल निकासी की कोई समस्या नहीं आती, मतलब ड्रेनेज की कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती है। ये एक स्टेटमेंट है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट स्टेटमेंट है। हम देख रहे हैं कि यहाँ असर्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है कि इसमें आप देखोगे बहुत ज़्यादा ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं होती। जब पार्टिकल का साइज स्मॉल होता जाता है, जैसे हम बात करते हैं क्ले सॉइल है, ऐसी जो सॉइल होती है इनमें ड्रेनेज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ माइक्रो पोर्स ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पोर्स जो है टोटल पोर कम होने के बाद भी ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, तो ये उसका रीजन यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखेंगे सैंड हैव मोर मैक्रो पोर स्पेस, मतलब रेत में अधिक दीर्घ रंध्रावकाश पाए जाते हैं, मतलब रंध्रावकाश कम है लेकिन जो हैं वो बड़े आकार के हैं, इसलिए पानी भरता नहीं है, पानी नीचे की तरफ चला जाता है। तो हम देख रहे हैं कि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और ये जो रीजन है ये आप देखोगे कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए इसका आंसर आएगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ गए, क्लियर है ये। तो इस तरह से हमने देखा रीजन बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर असर्शन को वो बिल्कुल जो है
यहां पर एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 था ये। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने आया। ब्लैंक दिया हुआ है, इज अ पल्स क्रॉप। हमसे पूछ रहा है कि इसमें से पल्स क्रॉप कौन सी है। तो आप बहुत ही अच्छे से यहां पर बता सकते हैं, जैसे मेज है, मेज क्या है भाई, तो ये सीरियल है। ज्वार सीरियल्स में आती है। सनफ्लावर को हम लोग बात करें तो ऑयल सीड्स में आती है। बचा क्या पल्स क्रॉप में, पिजन पी। पिजन पी, अरहर, या इसको हम लोग रेड ग्राम भी बोलते हैं, ये जो है ये क्या है, ये पल्स क्रॉप है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 फिर हमारे सामने आया, मेज द कॉलम। अब मेज द कॉलम की हम लोग बात कर रहे हैं। एक साइड आपने देखा क्रॉप है और सेकंड साइड हम लोग देख रहे हैं कि यूजेस क्या है या इसके प्रोडक्ट क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हम लोग फर्स्ट देखें शुगर केन, यहां पर आप देखोगे मैलिक एसिड, पोहा, ब्रेड मेकिंग, जगरी, गुड़। तो सब जानते हैं कि शुगर केन जो है ये किस काम में आएगा, तो जगरी या गुड़ बनाने का। अब हम लोग पहले ही देख लेते हैं कि क्या इसी से काम चल रहा है क्या। ए के सामने 4 आना चाहिए, तो ए के सामने 4, आप देखोगे फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही ए के सामने 4 दिया हुआ है, बाकी में ही नहीं। तो अगर आप आगे क्वेश्चन नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चल गया आपका। 5 सेकंड आपको लगे होंगे इसको सॉल्व करने में, लेकिन आप देखेंगे हम पढ़ लेते हैं। यहां पर ग्राम है, ग्राम में क्या है भाई, तो मैलिक एसिड होता है। इसकी जो लीव्स होती हैं इनमें मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। जो टोटल एसिड इसकी लीव्स में होता है उसका 90% के आसपास मैलिक एसिड होता है। व्हीट की बात करें तो व्हीट ब्रेड मेकिंग, रोटी बनाने में यूज करते हैं। और धान जो है या मतलब राइस की हम लोग यूज की बात करते हैं तो पोहा बनाने में इसका यूज होता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने था, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23rd क्वेश्चन है, इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी जो है, पोषक तत्वों की उपलब्धता का सूचकांक हमसे यहां पर पूछ रहा है, क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सॉइल टेक्सचर, क्या टेक्सचर है, तो टेक्सचर क्या होता है, तो टेक्सचर है आप जानते हैं रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल। सैंड, सिल्ट और क्ले का रिलेटिव परसेंटेज हम लोग यहां पर देखते हैं टेक्सचर। तो यहां पर तो कोई बात नहीं हो रही, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। फिर हमने कहा सॉइल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं कि अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड देयर एग्रीगेट्स। सॉइल पार्टिकल्स और उसके जो एग्रीगेट्स है उसका अरेंजमेंट, उसकी भी बात नहीं हो रही है। सॉइल फर्टिलिटी, यस, सॉइल फर्टिलिटी क्या है, तो सॉइल फर्टिलिटी को ही हम लोग बोलते हैं कि एबिलिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। सॉइल के पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की जो एबिलिटी होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल फर्टिलिटी। और प्रोडक्टिविटी का रिलेशन तो आप जानते ही हो किससे है, तो इसका रिलेशन है प्रोडक्शन से। ये एबिलिटी ऑफ सॉइल टू गिव प्रोडक्शन, प्रोडक्शन देने की जो एबिलिटी है उसको प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, द वीड्स विच रिक्वायर मोर देन 2 years टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल आर कॉल्ड। ऐसे खरपतवार जिनका जीवन चक्र पूरा होने में 2 वर्ष से अधिक की अवधि लगती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले एनुअल्स की बात करते हैं, तो आप जानते हो लेस देन 1 year या 1 season के जो आप जानते हो कि टाइम पीरियड लगता है उसको एनुअल्स बोलेंगे। बाइनियल को हमने कहा लेस देन 2 years, 2 years से कम का टाइम लगता है वो बाइनियल हो गया। हाँ, मोर देन 2 years की जब बात आती है तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरेनियल्स। तो आंसर हमारा यहां पर हो गया पेरेनियल वीट, बहुवर्षीय खरपतवार इनको कहा जाता है। ठीक है, रबी सीजन का बोलेंगे, ये तो सीजनल हो गया, मोर लेस देन 1 year में ही आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, ब्रेकिंग ऑफ रीज एंड कन्वर्टिंग देम इनटू फरो एंड वाइस वर्सा इन शुगर कैन इज टर्म एस। मतलब हम जो रीज है
उसको तोड़ रहे हैं, उसको फरो में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर फरो को रिज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये आ रहा है। हिंदी में आप देखोगे ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, पढ़ने में बहुत समस्या आ रही है। गन्ने में काटकों को तोड़कर, काटकों का मतलब हो गया रिज, काटको मतलब रिज को तोड़कर इन्हें खांचों में परिवर्तित करना, खांचों का मतलब है फरो, तथा खांचों को कटकों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल टर्म हमारे पास है, अर्थिंग अप। अर्थिंग अप या इसको भू संपर्कन कहा जा रहा है, या फिर हम इसको एक तरह से हिंदी में वर्ड यूज कर सकते हैं, मिट्टी चढ़ाना। मिट्टी चढ़ाने का कार्य जब करते हैं तो रिज वगैरह को तोड़कर मिट्टी को इकट्ठा करके हम लोग फिर चढ़ाते हैं, इस तरह की क्रिया करते हैं। इंटरकल्चर का मतलब तो होता है कि कतारों के बीच निदाई गुड़ाई करना। टॉपिंग मतलब ऊपरी जो शीर्ष भाग होता है उसको हटा देना। अब ये टगरनी जो वर्ड दिया हुआ है कि टगरनी या तगारनी जो वर्ड है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि भाई आपने देखा होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर मिट्टी को डाला जाता है, उसके लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है। बट आंसर यहां पर क्या आएगा? अर्थिंग अप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो 30 क्वेश्चन जो है इस पे हम लोग आ गए। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते ही हो कि ड्रेनेज जो है उसकी डेफिनेशन है, लेकिन हिंदी के स्टूडेंट कई बार यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन देखकर। ऑप्शन में दिया अपवाह, तो अपवाह का मतलब यहाँ पर एक तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ड्रेनेज, या इसको बोला जाता है जल निकास। जल निकास या अपवाह भी इसको बोला जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम फील्ड। फील्ड में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसको फील्ड से रिमूव करना आर्टिफिशियली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग यहां पर बोलेंगे ड्रेनेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहां पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया 32। मैच द कॉलम फिर से हमारे सामने आ गया। यहां हमारे सामने कुछ न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और यहां पर उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिए हुए हैं, जैसे मार्जिनल क्लोरोसिस आर नेक्रोसिस, पर्पल रेडिश ब्राउन पिगमेंटेशन, जनरल क्लोरोसिस, इंटरवाइनल क्लोरोसिस। अब यहां पर अगर आपने अच्छे से डेफिशिएंसी सिम्टम्स पढ़े हुए हैं तो यहां दो ऐसे यहां पर ऑप्शन हमको दिख रहे हैं, या दो ऐसे हमारे सामने यहां पर कॉलम के अंदर दिख रहे हैं जिनको हम बड़े इजीली देखकर पहचान सकते हैं। जैसे पर्पल रेडिश ब्राउन पिगमेंट, ये रिलेटेड है फास्फोरस से। पर्पल रेडिश ब्राउन जो है, लीफ का कलर पर्पल होने लगता है, आप देखोगे ये किससे रिलेटेड है? तो ये फास्फोरस से रिलेटेड है। अगर आपने इसको यहां पर पहचान लिया तुरंत आपका काम बन जाएगा। देखो डायरेक्ट आपका आंसर भी यहां आ जाएगा। बी के सामने 2 होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये सारे गए। बी के सामने 2 यहां दिख रहा है, डायरेक्ट हो गया आंसर सी। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चलो बाकी का देख लेते हैं। नाइट्रोजन से जो क्लोरोसिस होती है इसको बोलते हैं जनरल क्लोरोसिस। पोटेशियम के कारण जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल क्लोरोसिस या नेक्रोसिस इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं, जैसे हमने देखा लीव्स, ये तो लीव्स को आप देखोगे कि इसके जो मार्जिन्स होते हैं यहां से क्लोरोसिस स्टार्ट होता है, ये यहां से, और आपको बर्निंग जैसे साइन दिखते हैं, सिम्टम्स दिखते हैं। ये इस तरह का हमने कहा जो सिम्टम है ये किसके कारण है? तो ये पोटेशियम की डेफिशिएंसी के कारण है। मैग्नीशियम के कारण भी बड़ा फेमस होता है इंटरवाइनल क्लोरोसिस। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो लीव्स होती हैं, इनकी जो वेन्स होती हैं, ये जो वेन्स हैं, इनके बीच में आप देखेंगे यहां पर आपको इस तरह के इनके जो वाइन्स होते हैं, इनके बिटवीन खास तौर से लेग्यूम क्रॉप में आपको इस तरह के स्पॉट्स नजर आएंगे। ये इस तरह की हमने कहा क्या हो जाएगी? तो इस तरह की क्लोरोसिस हो जाएगी, इंटरवाइनल क्लोरोसिस को कहा जाता है। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्राउंड नट क्रॉप बिलोंग्स टू फैमिली। कितना इजी क्वेश्चन है। मूंगफली की सस्य किस कुल के साथ संबंधित है? तो आप जानते ही हैं ग्राउंडनट जो है ये लेग्यूम क्रॉप है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर आने वाली क्रॉप है। बहुत ही 33 क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं 34, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें पढ़ चुके हैं, ये बात कर चुके हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ। देखो आप, लैक्टोबैसिलस की अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई जैविक उपचार जो है पादप का उसमें कौन यूज होता है, लैक्टोबैसिलस ये किस में आता है, तो हम लोग बात करते हैं कर्ड प्रिपरेशन। दही, दूध को दही में बदलने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, या ये बैक्टीरिया काम आता है लैक्टोबैसिलस। फिर क्या आया, क्लोरेला। क्लोरेला क्या है, तो क्लोरेला जो है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन एल्गी। ये क्या है भाई, हरे शैवाल हैं, ये भी यहां पर यूज नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या आया, ट्राइकोडर्मा। यस, ट्राइकोडर्मा जो है इसको हम यूज करते हैं एज अ बायो एजेंट। और अभी लास्ट जो क्वेश्चन था, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन गए यहां पर, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो ग्राम फील्ड होता है, चिकपी का फील्ड होता है, उसमें जो विल्ड डिजीज होती है, फ्यूजेरियम फंगस जो होती है, उसको बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के काम में आता है। एनाबीना, ये एक तरह से आप जानते हो ये क्या है, ये बायो फर्टिलाइजर है। बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 34। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये 35 जो क्वेश्चन है आप देखोगे कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। यहां पर हमारे सामने असर्शन रीजन दिया हुआ है, असर्शन पढ़ते हैं। फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन राइस द सीड पोलन पेरेंट, सीड पोलन पेरेंट, ये जो मेल होता है, मेल, इसको हम बोलते हैं सीड पोलन पेरेंट, शुड बी अप्रोक्सीमेटली 3 times greater देन दैट ऑफ सीड पेरेंट। सीड पेरेंट का मतलब क्या होता है कि फीमेल पार्ट है ये, और कौन सा फीमेल पार्ट है भाई, तो मेल स्टेराइल जो फीमेल पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सीड पेरेंट। तो यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि संकर धान के बीज उत्पादन में परागजनक बीज दर जनक की दर से लगभग 3 गुना अधिक होनी चाहिए। यहां पर हमसे बात कर रहा है कि भाई कितना ज्यादा होना चाहिए, तो फीमेल जो मेल स्टेराइल है, इससे वो बोल रहा है कि मेल जो है वो कितना लॉन्ग होना चाहिए, तो वो बोल रहा 3 times। तो आप देखोगे कि ये जो है ये असर्शन जो है इनकरेक्ट है। रीजन पर आते हैं, द साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइन कुड बी यूज्ड एज अ फीमेल पेरेंट, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि मेल स्टेराइल जो है, आप बात कर रहे हो जो लाइन है, इसको हम फीमेल पेरेंट के फॉर्म में या सीड पेरेंट के फॉर्म में इसको यूज करते हैं, ये करेक्ट है। तो असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है। तो आप देखेंगे कि ए इज नॉट करेक्ट, यहां पर दिया है डी ऑप्शन में, बट आर इज करेक्ट, और दोनों का एक दूसरे से यहां रिलेशन नहीं है, तो ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, इसलिए आंसर यहां पर आएगा डी। क्लियर है, इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। गिवन लो आर टू स्टेटमेंट, आप जानते ही हैं यहां पर भी असर्शन और रीजन दिया हुआ है। पहले असर्शन पढ़ते हैं, ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड मूव विद इन द प्लांट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एप्लीकेशन टू द प्लेस वेयर दे आर शो देयर अल्टीमेट इफेक्ट। हम जानते ही हैं, इसीलिए इनको ट्रांसलोकेटेड या सिस्टेमिक कहा है, क्योंकि ये जो हर्बिसाइड्स होते हैं हमने प्लांट में जहां पर यूज किया है, वहां से इसको जहां पर इफेक्ट दिखाना है वहां तक ये ट्रांसलोकेटेड मतलब ट्रांसफर हो जाते हैं, और इसीलिए इनको सिस्टेमिक भी कहा जाता है, क्योंकि उनके सिस्टम में चले जाते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट बात है, मतलब उस स्थान तक ये चले जाएंगे जहां पर इसकी जरूरत है या जहां पर इसको प्रभाव दिखाना है, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन हम लोग बात करते हैं, ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स आर इफेक्टिव in destroying the root and other underground storage organ of perennial weed। स्थानांतरित शाकनाशी मूलों, मूल मतलब होता है जड़ें, चिरस्थायी अपतरणों मतलब बहुवर्षीय उनकी बात कर रहे हैं, पेरेनियल की बात कर रहे हैं, और अन्य भूमिगत भंडारित अंगों को नष्ट करने के लिए प्रभावी होते हैं, बिल्कुल सही है। हम इनका स्प्रे करते हैं लीव्स पर, लेकिन ये रूट तक इफेक्ट दिखाते हैं।
दोनों करेक्ट है, लेकिन ये जो रीजन है इसका असर्शन से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर लगाएंगे यहां पर बी। क्लियर? हेलो? इस तरह से आपने देखा है कि दोनों करेक्ट है लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गिवन ब्लो आर टू स्टेटमेंट। यहां टू स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। एक्सेस वाटर डिराइव्स अवे एयर फ्रॉम सॉइल पोर्स, मतलब जल की अधिकता होती है तो ये मृदा के रंध्रावकाशों से वायु को निकाल देती है। बिल्कुल करेक्ट है ये, क्योंकि मृदा के जो रंध्रावकाश है उसके अंदर जल और वायु दोनों रहते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि ज़्यादा जल भर जाएगा एक्सेस तो वायु निकल जाएगी। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, जल की निकासी मूल क्षेत्र में वातन को पुनः स्थापित करती है, या हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज रिस्टोर्स रूट जोन एरेशन। ये भी करेक्ट है। जब ड्रेनेज हम लोग कर देंगे हवा वापस से आ जाएगी, एरेशन स्टार्ट हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर फर्स्ट भी और सेकंड भी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आंसर हो गया ए। इस तरह से हमने यहाँ पर जो क्वेश्चंस देखे, ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये हमने बात की है एग्रोनॉमी, और कुछ मैंने बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन भी दिखाए। अब आप देखेंगे हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन और एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन जो हैं। हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे भूपेंद्र यादव सर, और एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे विजय जाट सर। इसी वीडियो में आगे आप ये सारे जो हैं सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अगला जो पेपर है, ये अगली शिफ्ट का जो पेपर है, उसका अगला वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र यादव आप सभी का MGCI के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसे कि सर ने आपको आगे जानकारी दी कि हम लोग CUT 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर को आज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सर ने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन के क्वेश्चन कराए। उसी कड़ी में मैं अब आपको हॉर्टिकल्चर अर्थात उद्यान शास्त्र के क्वेश्चन कराने वाला हूं, और काफ़ी मज़ेदार होने वाला आपके लिए। तो सभी लोग जुड़े रहें और अंत तक इस क्लास का लाभ लें। तो आइए प्यारे दोस्तों, आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, इन हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ अल्टरनेट रो प्लांटेड ऑर्चर्ड हाउ मेनी ट्रीज आर प्लांटेड इन अ हेक्सोन। प्रत्यावर्ती कतार में रोपण किए जाने वाले फल उद्यान की षटकोणी प्रणाली में एक षटकोण में, ध्यान देना यही तो खेलता है यहाँ पर, एक षटकोण में कितने वृक्षारोपण किया जाता है। तो पहले हम एक हेक्सोन बनाते हैं, एक षटकोण का निर्माण करते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी होगी भाई। आप देख पाए होंगे कि हमने यहाँ पर एक हेक्सोन बनाया है। अब यहाँ पर आपको कितने आर्म्स, कितनी भुजाएं दिख रही है, तो यहाँ पर टोटल 6 भुजाएं हो रही है, और हर एक भुजा के ऊपर हमें एक प्लांट लगा देना। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितने प्लांट यहाँ पर लग गए भाई? साधारणतः हम यहाँ देख रहे हैं 6 पौधे लगे, लेकिन एक 7th नंबर का पौधा लगेगा जिसको हमने नाम देना है क्या? सेप्टुलेट। जो 7th नंबर का प्लांट यहाँ पर लगता है इसका नाम होता है सेप्टुलेट। 7th नंबर का जो पौधा यहाँ लगाया जाएगा दैट इज सेप्टुलेट। तो ये 7वां पौधा लगाने के कारण इस विधि का नाम सेप्टुलेट होता है, आप भली बात ही जानते हो। नॉर्मली इसमें 6 प्लांट लगते हैं। अब आपके पास ऑप्शन थे 6 7 9 11, तो जिसको पूरा डिटेल पता था उन्हें सही आंसर किया, दैट इज बी। अगर आप इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर बी दे रहे हैं तो ये आपका राइट है। 6 भी हो सकता था, लेकिन जब 7 ना हो तब इसका आंसर 6 भी कंसिडर होता, अगर आपके ऑप्शन में 7 ना होता तब। लेकिन यहाँ पर तो 7 होगा, तो पहली प्रायोरिटी 7 को। अब इससे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और जानते हैं, एज कंपेयर टू स्क्वायर मेथड हम जाने, वर्गाकार की अगर हम बात करें इसके लिए, तो वर्गाकार के कंपैरिजन में हेक्सागोनल में या षटकोण मेथड की अगर हम बात करें तो कितने प्लांट्स ज्यादा लगेंगे? तो अगर हम बात करें हेक्सागोनल में एज कंपेयर टू स्क्वायर, तो मोर देन 50% प्लांट यहाँ ज्यादा लगेंगे। ठीक है, 15% प्लांट यहाँ पर ज्यादा ट्रांसप्लांटिंग होती है एज कंपेयर टू स्क्वायर। अब स्क्वायर से क्यों करा हमने तुलना? क्योंकि स्क्वायर इज द बेस्ट मेथड ऑफ ऑर्चर्ड प्लांटिंग, ओल्डेस्ट मेथड है, इजीएस्ट मेथड है, सिंपल मेथड है और फेमस मेथड है। दैट्स वाई हम यहाँ पर
किसको ले रहे हैं, स्क्वायर मेथड को ले रहे हैं। इसी से सारी मेथड का कंपैरिजन होता है। चलिए, तो हमने बातों में काफी अच्छी बातें यहाँ जान लिए, कुछ पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा भी बता दिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले हमने बात करी थी, जस्ट अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 देन क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ ध्यान देना आपको, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो सीक्वेंस है आपके पेपर के अकॉर्डिंग है, तो आप घबराना नहीं कि सर 2 के बाद 10 आ गया, 4 के बाद 6 आ गया, ऐसा नहीं है। ये ध्यान देना बेटा, जो आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस था वही सीक्वेंस है, इसलिए आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। चलिए, 2 नंबर के बाद 3 नंबर का आ गया, अच्छी बात है हमारे लिए। मैच द कॉलम। अब हमें जोड़ी मिलाना है, तो जोड़ी बनाने में हमें ध्यान देना है। सबसे पहले तो हम उस ऑप्शन की ओर जाएंगे जो हमें बहुत अच्छे से पता हो, तो ये ध्यान रखना आपको जोड़ी बनाने में सबसे पहले। चलिए, बात करें बनाना की, केले की बात कर तो इसमें कौन सी वैरायटी है, तो आप सभी जानते हो दैट इज ग्रैंड नाइन। ये बहुत फेमस वैरायटी है। ग्रैंड नाइन क्यों फेमस है, ये टिश्यू कल्चर से डेवलप वैरायटी है। कौन सा कल्चर, दैट इज टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन से विकसित किस्म है, ध्यान देना आपको। यह ऊतक संवर्धन से विकसित किस्म है और इसको इस फॉर्म में भी लिख दिया जाता है G9, दैट इज ग्रैंड नाइन। तो ये टिश्यू कल्चर से, क्योंकि बनाना में प्रोपागेशन टिश्यू कल्चर से भी होता है, तो वैसे तो मेनली स्वाटसकर से होता है, देन राइजोम से होता है, देन टिश्यू कल्चर। अब ये टिश्यू कल्चर से डेवलप वैरायटी है, तो फर्स्ट का तो हमें क्लियर हो गया, हमने कुछ अच्छी बात भी जान ली। देन हम बात करेंगे, तो हमें A का 4 देखना है भाई, तो A का 4 2 जगह, तो ये 2 ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गए। A का 4 2 जगह, 2 ऑप्शन इलिमिनेट हो गए। यही तो बड़ी खूबसूरती इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, याद करने की आसान तरीका है, समझने का आसान तरीका है, बशर्ते है कि आपको विषय का ज्ञान होना चाहिए। बहुत आसानी से आपने ढूंढ लिया। चलिए, अब हम गुआवा की बात करते हैं, तो अमरूद की बात करते हैं, तो ये पूरी दुनिया जानती है भैया, आप लोग सभी जानते हैं, मुझे पूरा विश्वास है सभी बच्चे इसका सही जवाब देंगे। तो अमरूद की बात करें यदि हम, तो अमरूद इलाहाबादी सफेदा काफी फेमस वैरायटी है अमरूद की। देन ग्रेप्स आ रहा है हमारे पास, तो यदि हम बात करें ग्रेप्स की, तो ग्रेप्स का वैरायटी यहां पर देखेंगे थॉमसन सीडलेस, बहुत फेमस वैरायटी है। जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन होता है ग्रेप्स में, वो कौन सी वैरायटी का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, दैट इज थॉमसन सीडलेस। अब तो बचा क्या है भैया, सिट्रस बचा है, और सिट्रस में यदि हम देखें तो नींबू वर्गीय में कौन सा आ जाएगा, रसराज आ जाएगा। तो अब हमारा मैच द कॉलम बन गया। फर्स्ट A का 4 बिल्कुल है, B का 2 ये रहा, तो अब हमारा आंसर हमें मिल चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दैट इज A। तो आप यहां पर जान पाए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से हमने देख लिया भैया, ठीक है। चलिए, एक आध और फेमस वैरायटी में आपको जैसे बता दूं, जैसे हम बात करें भाई बनाना की, तो बनाना में आप याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्वार्फ कैवेंडिश। ड्वार्फ कैवेंडिश ग्रुप जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसका जीनोम सीक्वेंस आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ड्वार्फ कैवेंडिश की यदि हम बात करें, तो इसका जो जीनोम सीक्वेंस है वो ट्रिपल ए होता है, ये भी याद रखना। फिर बनाना में एक और इंपॉर्टेंट होता है रोबस्टा, रोबस्टा ये भी ट्रिपल ए जीनोम होता है, ठीक है। चलो, अमरूद में इलाहाबादी सफेदा देखा, एक और अच्छी फेमस वैरायटी जो बार बार आपसे पूछी जाती है इसकी अमरूद की, दैट इज L49, जिसको हम सरदार अमरूद कहते हैं, इसको राजबद्री भी कह देते हैं, लखनऊ 49 भी कह देते हैं, ठीक है। ग्रेप्स में थॉमसन सीडलेस ही सही, इसके अलावा डिलाइट है, परलाइट है, ब्यूटी वेदाना है, और भी कई सारी वैरायटी यहाँ पर आती है, ठीक है। नींबू वर्गीय में अगर हम देखेंगे तो अलग अलग में अलग अलग है, ठीक है। चलिए, तो ये काफी जानकारी आपको दे रहा हूं मैं साथ में, और मैं वही जानकारी आपको दे रहा हूं जो कहीं ना कहीं आपके लिए नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसके बेस्ड होकर आने वाली एग्जाम में आपको बहुत मदद देगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर 7 आया, तो सर 2 3 तक ठीक था, अब 7 कहां से आ गया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपके पास इस क्वेश्चन पेपर का पूरा 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आप देख पाएंगे कि 7 नंबर पर यही क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए नंबरिंग ऐसी रखिए। तो 2 3 के बाद 7 इसलिए आया क्योंकि आपके एग्जैक्टली पेपर में ये क्वेश्चन कितने नंबर पर था, 7 नंबर पर, दैट्स वाई हमने यहाँ पर 7 नंबर लिखा है। तो आप कंफ्यूज मत होना भाई। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे आप लोग। स्टेटमेंट वाला है। पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि तमिलनाडु रिसीव मोर रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून एज कंपेयर टू साउथ वेस्ट मानसून। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, या दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है अल नीनो अकर्स इन इंडियन ओशियन, मतलब हिंदी में हम जाने, हिंदी भाषी लोगों के लिए, तो भैया तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून की तुलना में उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा अधिक जलवृष्टि होती है। तो ये
जो स्टेटमेंट है हमारा बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अल नीनो की बात करें तो ये हिंद महासागर में घटित होने वाली घटना है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों है, आइए हम इसको जानते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इस स्टेटमेंट को तो हम यहाँ पर समझ पाएंगे। ठीक है भाई, तो पहला स्टेटमेंट जो था कि जो तमिलनाडु होता है, ठीक है, इसके अंदर हम देखें कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी तुलना में उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा अधिक वर्षा होती है। तो जनरली इंडिया में जो रेनफॉल होता है, आप देख पाएंगे इंडिया में जो मैक्सिमम रेनफॉल होता है, भारत में अगर हम देखें भाई तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। आप सभी जानते हो, दैट इज साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, मानसून इज अरेबिक वर्ड, ये भी ध्यान रखना। आपसे ये भी पूछा जाता है कि मानसून किस भाषा से बना है, तो दैट इज अरेबिक वर्ड, ये अरेबिक भाषा का शब्द होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना यहीं पर, मानसून अरेबिक भाषा का शब्द है। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किससे हो रही है, दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून से हो रही है 75 से 80% तक। लेकिन तमिलनाडु के अंदर अगर हम बात करें तो दक्षिण मानसून की तुलना में यहाँ पर जो रेनफॉल होता है दैट इज नॉर्थ ईस्ट। कौन सा ईस्ट हो रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट। हम यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से ज्यादा यहाँ पर वर्षा होती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट दिखा गया है कि जो अल नीनो है, मतलब EL वाला, तो इसको ध्यान रखना, जो अल नीनो है इससे भारतीय सागर में या हिंद महासागर में या इंडियन ओशियन में अगर हम बोले तो इंडियन ओशियन में पूछा गया भी हमसे, ज्यादा लाभदायक है क्या हमारे लिए, तो इंडियन ओशियन के अंदर ये ज्यादा लाभदायक नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, हम यह जानेंगे। यदि इंडियन ओशन में ला नीनो बनता है तो ये इंडिया में अच्छी वर्षा के लिए, गुड रेन के लिए, अच्छी वर्षा के लिए जाना जाता है। जबकि जो अल नीनो है ये हम देखेंगे ये कोस्ट जो यूरोपियन महासागर है उनमें होता है और उसके कारण भारत में वर्षा, ताप, इन पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये अल नीनो इफेक्ट अच्छा नहीं है। हमारे लिए अच्छा कौन सा है, ला नीनो। जब ला नीनो बनेगा तो भारत में ज्यादा वर्षा होगी, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंडिया में हेवी रेनफॉल होगा, अच्छी वर्षा होगी, ताप भी सही रहेगा। जब कौन सा नीनो बनेगा, ला नीनो। अल नीनो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन दिया गया था, शायद आप इसको समझ पाएंगे। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए इसको, ताकि आप इसको और पढ़ पाए। ठीक है भाई, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसको समझ पाए होंगे। चलिए, बाकी ये से होके आ जाएगा तो आप लोग इसका यूज भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ये आपके लिए हमेशा के लिए रहेगा, यूट्यूब पर भी रहेगा, तो टेंशन मत लेना, ये वापस आपको एज इट इज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट लेकर इसका उपयोग भी कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आप 7 के बाद क्या आगे भैया, क्वेश्चन नंबर 10। फल उद्यान उत्पादों के परिरक्षण के लिए शर्करा का यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ शुगर, मतलब शर्करा का उपयोग हो रहा है प्रिजर्वेशन के लिए। तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है जिनके प्रिजर्वेशन में हम शुगर का यूज करते हैं, तो जैम बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है, जेली भी सही है, देन मार्मलेड, तो मार्मलेड भी बिल्कुल सही है। पिकल्स अचार में मिलाएंगे, केचप में, तो हम यहां पर मिलाएंगे ABC, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री नहीं है, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया C। प्रीवियस ईयर के पेपर में हमने जानेंगे बेटा, तो इसका आंसर मैं आपके लिए लगा देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसका आंसर भी लगा देता हूं। इसको थोड़ा और जूम कर देते ताकि आप इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकेंगे। चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे। जेम के लिए हम जब भी बात होगी प्रिजर्वेशन के लिए, तो आप सभी जानते हैं जेम बनाने के लिए हम शुगर का यूज करते हैं, शर्करा मिलाई जाती है। ठीक है, किस रेशो में मिलाई जाती है, तो 1:1, मतलब 1 भाग शुगर है तो 1 भाग उसका पल्प रहेगा। ठीक है, हम गुदा की बात कर रहे हैं।
जेली बनाने के लिए जब भी बात होगी, किसके बनाने की बात होगी भाई? जेली बनाने के लिए। तो जेली बनाने के लिए भी क्या ऐड किया जाता है? शुगर। जनरली इसमें भी 45% शुगर ऐड किया जाता है, ठीक है, 45% फ्रूट जूस और 45% शुगर भी ऐड कर देते हैं। चलिए, फ्रूट जूस 45 और कुछ स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो 65 भी लिखता है, लेकिन जेली के प्रिजर्वेशन के लिए आप शुगर ऐड करते हो, जैम के लिए शुगर ऐड करते हो, और मार्मलेड ये भी एक जेली ही होता है। तो मार्मलेड भी एक जेली प्रकार होता है, बस अंतर इतना है कि इसमें हम क्या मिला देते हैं? फ्रूट के पील मिला देते हैं, फलों के छिलके मिला देते हैं। बाकी और डिटेल बात करेंगे आगे, ठीक है। अब बात आती पिकल्स की, अचार की। तो अचार के लिए हम देखें, अगर बात की जाए यदि पिकल्स की या अचार की, तो अचार में मिलाया जाता है भैया मेनली सॉल्ट, नमक। स्पेशली मैंगो पिकल की बात करें, स्पेशली अगर किस पिकल की बात करें हम? मैंगो पिकल की। तो मैंगो पिकल के लिए 10% सॉल्ट मिलाया जाता है। स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वैसे जितने भी पिकल्स होते हैं सबके प्रिजर्वेशन के लिए हम क्या मिलाते हैं? सॉल्ट मिलाते हैं, लेकिन मैंगो पिकल के लिए 10% सॉल्ट ऐड किया जाता है। देन बात करें केचप की, सॉस, केचप, इनके लिए हम सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। तो ये कुछ प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट के लिए आपको पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पिकल्स हो गया, चटनी हो गई, इन सब में सॉल्ट मिलाया जाएगा। जैम, जेली, कैंडी, मार्मलेड, इन सब में क्या मिलाया जाएगा भाई? शुगर मिलाया जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जर्मन बोटनिस्ट डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ इन विट्रो कल्चर। अब इन विट्रो कल्चर को किन्होंने डेवलप किया है? तो आप जानेंगे, इसका राइट आंसर आएगा भाई, दैट इज हेबरलैंड। इसके बारे में किन्होंने बताया? तो इनके बारे में बताने का काम किया है हेबरलैंड ने। मेंडल के बारे में पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो भैया, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। इन्होंने काफी रिसर्च किया और इन्होंने जिस क्रॉप पे रिसर्च किया दैट इज पी। इनका रिसर्च किस पर था? पी पर था, ठीक। चलिए, वाटसन साहब ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की बात करी, तो ये इतनी जानकारी इसके लिए पर्याप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फैमिली ऑफ मैरीगोल्ड, गेंदा का परिवार है, रोजेसी, एस्टेरेसी, कंपोजिटी, ग्रेमेनी। चलिए बात करें हम रोजेसी की, तो इसमें कौन कौन से फ्रूट आते हैं? अगर फ्रूट की बात करूं तो मैं एप्पल आता है, पियर आता है, पीच आएगा, प्लम आएगा, ठीक है, रोज आएगा, लोकाट आता है, आलमंड आता है, ठीक है। तो काफी सारे हैं, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, चेरी, स्ट्रॉबेरी, और भी काफी सारे, लेकिन इतने जो फेमस है मैंने लिख दिए। एस्टेरेसी की बात करें तो इसमें आपका मैरीगोल्ड, क्राइजेंथीमम, गेंदा, गुलदाउदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, कंपोजिटी को ही एस्टेरेसी कहते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा और फाइनली फिर जो हैंडबुक का रेफरेंस है वो कंसीडर किया गया और फिर इसका आंसर क्या कंसीडर किया गया? दैट इज एस्टेरेसी। ग्रेमेनी में जितने भी सीरियल क्रॉप्स की अगर हम बात करें, ठीक है, सीरियल क्रॉप्स की बात कर ले हम, व्हीट आएगा आपका, ठीक है, दूब ग्रास आएगा जिसको आप साइनोडान डेक्टाइलान कहते हैं, दूब ग्रास, ठीक है, आपका सिकेल सीरियल जो टिटिकेल की मैं बात कर रहा हूं वो भी ग्रेमेनी में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर काफी सारी जानकारी आपको मैंने दे दी और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो रहा भैया बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा अपने पास, विच मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन यूज सियोन एंड रूट स्टॉक। किस विधि में कलम अथवा प्रकंद का उपयोग किया जाता है? चलिए भैया, तो जानते हैं हम लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कटिंग की, ठीक है, चलो इसके लिए अपने पास पर्याप्त जगह है तो यहीं पर बात कर लेंगे। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूं, कटिंग, कलम, तो 3 टाइप की कलम होती है, ठीक है, हमारे पास 3 टाइप की कलम होती है। एक तो होता है आपका स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग के भी 3 टाइप है, ठीक है। देन होता है रूट कटिंग और एक होगा आपका भाई दैट इज लीफ कटिंग, पत्ती कलम। तो कितने तरीके हो गए? कलम के 3 हो गए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है असेक्सुअल में, अच्छा इट मीन्स सरल होता है, सिंपल होता है और फेमस होता है कटिंग। अब यहाँ पर कटिंग में हमने कहीं भी सियोन का जिक्र किया क्या? नहीं, तो मतलब ये तो नहीं आने वाला। पर स्टेम कटिंग से एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है जो है हार्ड वुड कटिंग। कौन सा भाई? तो
हार्डवुड कटिंग। हार्डवुड कटिंग की अगर बात करें तो इससे मेनली प्रोपागेशन किस में होता है, तो हार्डवुड कटिंग से प्रोपागेशन होता है, दैट इज ग्रेप्स। फिग में भी होता है, लेकिन आप पोमीग्रेनेट में भी हो रहा है, लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है ग्रेप्स। रूट कटिंग की बात करें तो हम रोज में कर सकते हैं, एप्पल में कर सकते हैं। और लीफ कटिंग की अगर आप बात करो तो दैट इज बिगोनिया एंड ब्रायोफिलम। बिगोनिया है एंड ब्रायोफिलम। तो ये अभी इतनी बात ध्यान रखेंगे। देन लेयरिंग की हम बात करते हैं आगे, बडिंग की भी बात आगे करेंगे, ग्राफ्टिंग की भी। इन शब्दों को हम समझ लेते हैं, फिर आप आंसर स्वयं ही बता देंगे। बात करें यदि हम लेयरिंग की, तो आप यहां पर देख पाएंगे, जैसे लेयरिंग आपको तैयार करना है तो सबसे पहले तो आपको एक मदर प्लांट की जरूरत पड़ेगी। ये हमने एक प्लांट तैयार कर लिया। देन हमें एक सियोन चाहिए, शाखा चाहिए जो पेंसिल की मोटाई की हो, और उसके ऊपर से हमें क्या करना पड़ेगा भाई, बार्क को रिमूव करना पड़ेगा। कितनी बार्क रिमूव करेंगे, तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर, 2.5 से 3 सेंटीमीटर की यहां से हमने छाल हटा देना है। ठीक है, उसके बाद हमें FYM और सैंड को 1:1 में मिलाकर, 1:1 में मिलाकर इस माध्यम को, इस मीडियम को यहां रख देना है। इसमें प्रॉपर मॉइस्चर बनी रहे, इसलिए काम जुलाई से अगस्त में करते हैं। तो यह काम कब किया जाएगा, जुलाई से अगस्त में। ठीक है, जिस मेथड की हम बात कर रहे हैं दैट इज एयर लेयरिंग। वायु दाब कलम बोलते हैं, या हवाई दाब कलम बोलते हैं, या चाइनीज लेयरिंग बोलते हैं, या इसको मार्कटेज कहते हैं, या इसको हम सरकम्पोजिशन कहते हैं। तो एयर लेयरिंग, हवाई दाब कलम, या इसका हिंदी में एक और फेमस नाम है दैट इज गुटी। तो ये बांधा किस में जाता है मुख्यतः, तो ये मुख्यतः बांधा जाता है दैट इज लीची। और लीची ना हो तो फिर ऑप्शन होता है गुआवा। हालांकि गुआवा में कमर्शियली प्रोपागेशन 2 हो रहे हैं आजकल। हैंडबुक का जो रेफरेंस बोलता है वो तो पेज बडिंग बोल रहे हैं कि भैया गुआवा में बडिंग भी हो रहा है, बिल्कुल सही है, बडिंग भी पेज बडिंग हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है दैट इज स्टूलिंग, जिसको आप माउंड लेयरिंग कहते हो। स्टूलिंग को ही आप क्या कह रहे हो, माउंड लेयरिंग। और इसके अलावा हिंदी में हम इसको बोलते हैं ढेरी दाब कलम। अब जल्दी यहां से रूट का इनिशिएशन हो, इसलिए इसमें एक हार्मोन का यूज करते हैं दैट इज IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ फेमस जानकारी थी, मैंने आपको यहां पर दे दी इसके बारे में बताने के लिए, लेयरिंग के बारे में। ठीक है, अब बडिंग, तो बडिंग को भी जान लेते हैं। जैसे बडिंग की हम बात करें तो बहुत फेमस होता है टी बडिंग, जिसको आप चश्मा चढ़ाना बोलते हो, टी कली कायन बोलते हो, सील्ड बडिंग बोलते हो, इसी को आप आई बडिंग बोलते हो, इसी को आप इन्वर्ट टी बडिंग बोलते हो, काफी सारे नाम है। तो टी बडिंग की जब जिक्र होगा तो ध्यान देना साथियों, हमें एक मदर प्लांट लेना है, उसमें सियोन सिलेक्ट करना है, सियोन से बड को लेना है। जैसे मैं टी बडिंग की बात करूं तो रूट स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे। रूट स्टॉक के अंदर हम देखेंगे कि टी आकार का यदि हमने चीरा लगाया, रूट स्टॉक के अंदर यदि हमने टी आकार का चीरा लगाया तो जो बड होगी उसमें भी कैसा चीरा लगाएंगे हम, टी आकार का, और इस बड में टी आकार का कट लगाकर इन दोनों को आपस मिलाकर बांध देंगे। तो ये सारी प्रोसेस होती है बडिंग की। अब हमारा क्वेश्चन है, उस पर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्राफ्टिंग। तो जब भी ग्राफ्टिंग करते हैं तो इसके लिए भी हमारे पास 2 प्लांट होना चाहिए। एक है मदर प्लांट, इसके अंदर हमारे पास होगी क्या भाई, तो इसके लिए हमारे पास होगी सियोन, जिसको हमने बोलना है शाखा या संकुर डाली, शाखा या संकुर डाली। अब डाली कहाँ है, तो डाली अपनी माँ के घर है। डाली की डोली लाना बेटा उठा के, तो डोली ले चलते हैं, उठा के लाते हैं डाली को। पर पहले दूल्हा तो तैयार करें, सबसे पहले हमें रूट स्टॉक तैयार करना पड़ेगा। रूट स्टॉक बोले तो मूल व्रंत, क्या तैयार करना पड़ेगा सर, तो रूट स्टॉक। जब हमारा रूट स्टॉक तैयार हो गया, मूल व्रंत सिलेक्ट हो गया, तो हम यहां से किसको अलग करेंगे, सियोन को, शाखा को, और रूट स्टॉक तैयार है। यदि इसके अंदर हमने इस तरह से खांच बना लिया, अब जो सियोन है, शाखा है, इसको भी यहां से लेकर जाएंगे और इसको इस तरह से मिलाकर आपस में बांध देंगे।
तो ये सारी प्रोसेस होती है आपकी ग्राफ्टिंग या उपरोपण। अब ध्यान देना, जहां भी मैंने सियोन और रूट स्टॉक लिखा वो आपका उत्तर होगा। यहां कहीं जिक्र हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आप बताएंगे यहां पर कहीं सियोन की बात हुई? हाँ हुई सर, लेकिन रूट स्टॉक की बात नहीं हुई, क्योंकि ये भी सियोन ही है, शाखा है। यहां पर भी सियोन की बात हुई सर, तो यहां पर भी तो रूट स्टॉक आया, बिल्कुल आया, लेकिन मेरी बात का ध्यान देंगे भाई, कहीं भी मैंने ये नहीं बोला कि हम सियोन लाएंगे। हम यहां से क्या लेंगे? केवल और केवल बड लेंगे। तो बडिंग और ग्राफ्टिंग में यही तो सबसे बड़ा अंतर है कि बडिंग में केवल और केवल बड ली जाती है और ग्राफ्टिंग में पूरी की पूरी सियोन ली जाती है। बडिंग में केवल सियोन की बड कली का आंख को लाया जाता है, ग्राफ्टिंग में पूरी की पूरी पेंसिल की मोटाई की शाखा को लाया जाता है। इस तरह से रूट स्टॉक तैयार है, ये शाखा है, दोनों को मिला दो, रस्सी से बांध दो। अब क्वेश्चन आता है कि जब ग्राफ्टिंग होती है या ग्राफ्टेज होता है तो सियोन का कौन सा पोर्शन जुड़ेगा? तो बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर जाते हैं, आपको गलत नहीं करना है। सियोन का लोअर पार्ट जुड़ेगा और रूट स्टॉक का अपर पार्ट। सियोन का लोअर, रूट स्टॉक का अपर पार्ट। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो सियोन है इसका कौन सा पार्ट जुड़ा भाई? तो सियोन का निचला भाग जुड़ा है, लोअर पार्ट जुड़ा है, और रूट स्टॉक का कौन सा भाग जुड़ा है? तो इसका ऊपरी भाग जुड़ा है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप शायद आपको मुझे उत्तर बताने की जरूरत नहीं होगी, आप इसका उत्तर भली भांति बता देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, ग्राफ्टिंग। उम्मीद करता हूं कि जितने अच्छे क्वेश्चन यहां से बढ़ सकते थे मैंने आपको बता दिए। अब ग्राफ्टिंग का उपयोग दो तरह से होता है, एक इनार्चिंग होता है, एक विनियर ग्राफ्टिंग होता है। इनार्चिंग को हम अटैच्ड ग्राफ्टिंग कहते हैं, यह भी मैंगो में साउथ इंडिया में किया जाता है। दूसरा हम देखें अगर विनियर ग्राफ्टिंग, जिसको हम साइड ग्राफ्टिंग कहते हैं, यह भी मैंगो में किया जाता है और ये नॉर्थ इंडिया में किया जाता है। क्लियर बात? चलिए, तो काफी जानकारी दे दी मैंने इस क्वेश्चन में आपको। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें पसंद आएगी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन यूज ओनली अ पार्ट ऑफ स्टेम रूट अदर प्लांट अ पार्ट फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट वेयर डॉटर प्लांट्स आर ट्रू टू टाइप टू मदर प्लांट्स? नीचे दी गई कथक प्रवर्धन या कायिक प्रवर्धन की कौन सी विधि में तने, मूल अथवा पादप के किसी अन्य भाग का उपयोग पादप गुणन के लिए किया जाता है जहां संतति पादप जनक पादप के बराबर होती है? अब ये ट्रू टू टाइप शब्द आया तो ये पहले तो ये जाने, ट्रू टू टाइप। ट्रू टू टाइप का मतलब है हूबहू या बिल्कुल वैसा ही जैसा मात्र वृक्ष हो। तो मात्र वृक्ष जैसा गुण प्राप्त होना, मात्र वृक्ष जैसा गुण मिलना ही कहलाता है ट्रू टू टाइप। अब तुम खुद दिमाग लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे। यदि हम बात करें प्रोपागेशन की तो इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है सेक्सुअल, जिसको हम लैंगिक बोल रहे हैं, बाइसीडी भी बोल रहे हैं। दूसरा होता है अदर देन सीड, बीज को छोड़कर एनी पार्ट ऑफ प्लांट आर प्रोपागेटेड, दैट इज नोन एज असेक्सुअल प्रोपागेशन, अलैंगिक प्रसारण, वानस्पतिक प्रसारण। बीज को छोड़कर पौधे के किसी भी भाग से यदि प्रसारण हो रहा है तो वो अलैंगिक में आएगा, चाहे वो रूट हो, चाहे वो शूट हो, चाहे वो लीफ हो। एनी पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन सीड इज नोन एज असेक्सुअल प्रोपागेशन। तो अगर हम सेक्सुअल प्रोपागेशन की ओर जाएंगे तो वहां पर पोलन ग्रेन आएगा, स्टिग्मा पर बैठेगा, दूल्हा आया, बारात लेके आया, पोलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो दोनों के कैरेक्टर आएंगे। और जब दोनों के कैरेक्टर आएंगे तो कभी भी ट्रू टू टाइप प्लांट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर आएंगे, दोनों के गुण आएंगे। लेकिन जब हम असेक्सुअल प्रोपागेशन की ओर जाते हैं तो वहां ट्रू टू टाइप प्लांट मिलेंगे। अब असेक्सुअल में अगर हम देखें मोटे तौर पर तो चार प्रकार होते हैं। डिवीजन है, डिवीजन फिर कई सारे टाइप है, ट्यूबर, पोटैटो, बल्ब, अनियन, गार्लिक, राइजोम, टर्मरिक, जिंजर, कोर्म, ग्लैडियोलस। रनर की बात करें तो स्ट्रॉबेरी, अपशूट्स की बात करें तो डेट पम। तो ये काफी लंबी श्रृंखला डिवीजन की। देन कटिंग, कटिंग में दो बात होती है, कटिंग में दो बात होती है। क्रंतन में दो बात है, एक तो स्वयं कटिंग, दूसरा लेयरिंग। देन ग्राफ्टेज की बात होती है, इसमें फिर दो बात आती है, बडिंग, बडिंग के कई सारे टाइप है। देन ग्राफ्टेज में अगला भाग है ग्राफ्टिंग, इसमें भी दो टाइप है, अटैच्ड देन डी अटैच्ड। इनार्चिंग इज आल्सो नोन एज अटैच्ड ग्राफ्टिंग और विनायर ग्राफ्टिंग इज आल्सो नोन एज डी अटैच्ड ग्राफ्टिंग। तो ये पूरा मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया असेक्सुअल का। तो असेक्सुअल में ऐसा कौन सा तरीका है जो ट्रू टू टाइप देगा? तो लेयरिंग देगा क्या? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि असेक्सुअल में आ रहा है, कटिंग भी आ रहा है, बडिंग भी आ रहा है, ग्राफ्टिंग भी आ रहा है। अब सर
लेयरिंग भी दे सकता है, बडिंग भी और ग्राफ्टिंग भी। लेकिन हम ध्यान देंगे, ये तो सारे दे सकते हैं, लेकिन इन सब में भी सबसे अच्छी क्वालिटी का ट्रू टू टाइप प्लांट किससे मिलेगा? तो दाब कलम में मिल सकता है, क्योंकि सेम प्लांट पे ही हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। बडिंग में 2 के कैरेक्टर आ सकते हैं। कैरेक्टर इट मीन्स यहाँ पर वो नहीं है कि कोई जेनेटिक चेंज हो गया, क्योंकि हमने एक बड ली दूसरे पौधे पर लगाया तो 2 का कॉम्बिनेशन हो गया, एकदम मात्र पौधे जैसा नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आ ही जाएगा। हालांकि अलैंगिक में कहीं से भी ट्रू टू टाइप ही मिलना है, लेकिन चारों अलैंगिक के प्रकार है। अब इसमें चूज करना है, इसमें चयन करना है, तो इसमें सबसे अच्छा ट्रू टू टाइप प्लांट कहाँ मिलेगा? कटिंग में मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि अगर हम गुलाब की एक वेराइटी ले, मान लीजिए, ठीक है, अगर हम एक गुलाब की वेराइटी ले, ठीक है बेटा, ये हमने एक गमला लिया, कमला नहीं गमला है ना, चलिए इसमें हम एक पॉट बना लेते हैं, आओ गमला बनाते हैं। ठीक है भाई, चलो एक गमला लिया, एक गमला और तैयार कर लेते हैं। तो हमारे पास कितने पॉट हो गए? यहाँ पर 2 पॉट बन गए। चलिए इसमें एक वैरायटी लगी है, ठीक है, रोज की वैरायटी है। थोड़ी देर के लिए हम मान ले ये वैरायटी है किसकी? रोज की। चलो ये रोज की वैरायटी है जिसका नाम हमने रख दिया मोहिनी। मोहिनी की क्या खासियत है आप सभी जानते हो, इसमें चॉकलेटी ब्राउन कलर के फ्लावर आते हैं ना। मोहिनी को क्या पसंद है? तो मोहिनी को चॉकलेट पसंद है। तो मोहिनी में चॉकलेट ब्राउन कलर के पेटल्स होते हैं, या इसका रंग कैसा होता है? तो चॉकलेटी ब्राउन होता है, इंपॉर्टेंट फीचर है। अब मोहिनी के अंदर से हमने एक सियोन लिया, शाखा ली, और इसको इस गमले में लाके लगा दिया। तो अब मोहिनी यहाँ पर राधा बन जाएगी क्या भाई? अरे मोहिनी तो मोहिनी रहेगी। इस कलम को लगाया तो जो सेम कैरेक्टर थे वो यहाँ पर भी रहेंगे। अब मोहिनी धीरे धीरे यहाँ भी बड़ी होगी, तो यहाँ पर भी चॉकलेटी ब्राउन कलर के आएंगे। मतलब यहाँ पर कोई अनुवांशिक परिवर्तन नहीं होने वाला है, ना ही कोई व्यवहारिक परिवर्तन होने वाला, ना जीनोटाइप ना फिनोटाइप में कोई ज्यादा चेंज आएगा, बदलाव आएगा। किसमें? कटिंग में या कलम में। तो इसीलिए इसका आंसर आया ट्रू टू टाइप। जबकि सेक्सुअल प्रोपागेशन में काफी सारे परिवर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी मोहिनी रहेगी, यहाँ राधा नहीं हो जाएगी भाई, समझ गए होंगे। चल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया भैया आपसे किसके बारे में? IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इज लोकेटेड हिसारघट्टा बेंगलुरु, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1968। तो हेडक्वार्टर पूछा है, दैट इज बेंगलुरु। मैंने आपको बता ही दिया, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी डमरू होगा भाई, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा अपना डी। थोड़ा ढंग से बना देते डी, नहीं तो आप ढूंढते रहोगे। डी आएगा इसका राइट आंसर। न्यू दिल्ली में आप जानते हो, दैट इज फेमस इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर का, सबसे फेमस इंस्टीट्यूट ICR है। मुंबई में फल परिरक्षण प्रयोगशाला है, पहली फल परिरक्षण प्रयोगशाला बनाई गई थी। पहली फल परिरक्षण प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई थी? तो मुंबई महाराष्ट्र में। कब बनाई गई थी? 1920 में। कोलकाता नेशनल बॉटनिकल गार्डन है, यहीं पर है। और इंडियन बॉटनिकल, हालांकि नेशनल लखनऊ के लिए, यहां पर याद रखना आपको, दैट इज इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है भारतीय वनस्पति उद्यान शास्त्र के लिए बहुत फेमस गार्डन है। तो ये कोलकाता में। बेंगलुरु की हमारी बात हुई। अर्का शब्द यहां से लिखा जाता है, यहां से जो भी वैरायटी निकलती है उसके नाम के आगे क्या लगता है? अर्का, दैट इज अर्का। क्यों लिखते हैं अर्का? क्योंकि अर्का यहाँ की एक फेमस रिवर है, अर्का एक नदी है, उसी के कारण यहाँ से जो भी वैरायटी रिलीज होती है उसके नाम के आगे क्या लगता है? अर्का। जैसे 2 फेमस वैरायटी आपके एग्जाम में पूछी गई है, एक है अर्का रक्षक और एक है अर्का सम्राट। एक अर्का रक्षक हो रही है और एक अर्का सम्राट हो रही है। तो अर्का रक्षक और सम्राट दोनों किसकी वैरायटी है? टोमेटो की वैरायटी है। और ये दोनों की दोनों ट्रिपल डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी है, ठीक है। ये दोनों की दोनों ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी है, ठीक है। 3 रोगों के लिए प्रतिरोधी है। अब 3 रोग लीफ कर लें, लेड ब्लाइट है और एक अर्ली ब्लाइट। इस तरह से हम देखेंगे तो 3 रोगों के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी अर्का रक्षक, अर्का सम्राट। वैसे अर्का बिंदु है, अर्का प्रगति, ऑनियन की काफी सारी सीरीज अर्का में, आप जान पाओगे, देख पाओगे, पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होगी। व्हाट इज द पेरेंटेज ऑफ मैंगो हाइब्रिड वैरायटी? अम्रपाली। अब नीलम और अम्रपाली
इस तरह से आपको यहाँ पर क्रॉस दिए गए हैं, देख पाएंगे। जैसे हम आम्रपाली तक जाना है, चलेंगे, लेकिन इनको भी साथ में ले चलते हैं। नीलम और अल्फांजो क्या कह रही है? नीलम और अल्फांजो की बात करें हम तो इससे बनती है कौन सी वैरायटी? ठीक है, तो नीलम का क्रॉस हमें किससे करा देना है? अल्फांजो से। तो इससे बनने वाली वैरायटी दैट इज कोंकण रांची। कौन सी बनेगी भाई? तो कोंकण रांची। कोंकण रांची फेमस है आम की किस्म जिसका क्रॉस हो रहा है नीलम और अल्फांजो। ये अचार बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है, पिकल्स के मेकिंग के लिए उपयुक्त किस्म है। फिर दशहरी और नीलम का क्रॉस कराएंगे तो बन गया अपना डीएनए। ट्रिक आ गई है, ध्यान रखना, डीएनए। तो दशहरी और नीलम का क्रॉस कराएंगे तो क्या पैदा हो जाएगी भाई? आम्रपाली का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। कौन आ जाएगी आपके पास? आम्रपाली। और आम्रपाली की यदि बात करें तो ये किचन गार्डन के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है। आम्रपाली किचन गार्डन। किचन गार्डन, गार्डन वो नहीं, दिल गार्डन गार्डन वाला नहीं, ये गार्डन कौन सा है? घर के पीछे वाला है। हाँ सर, फिर तो बढ़िया बात है, घर के पीछे तो और अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं। आम्रपाली को किस दूरी पर लगाएंगे? 2.5 इंटू 2.5 मीटर पर लगाते हैं, और इस डिस्टेंस पर लगाते हैं तो 1600 पौधे प्रति हेक्टेयर आ जाते हैं। बहुत फेमस बात है, आप सभी जानते हो। रत्ना और अल्फांजो से कौन पैदा हो जाएगी? तो इधर सिंधु आ जाएगी। इनके क्रॉस से कौन पैदा हो जाएगी? दैट इज सिंधु। और सिंधु की अगर हम बात करें तो ये कैसी वैरायटी हो रही है? दैट इज सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो। सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान ले, लगे हाथ हम, किसका? तो अल्फांजो का। अल्फांजो की ग्रेट एक्सपोर्ट डिमांड है, लेकिन इसमें एक मेजर प्रॉब्लम होती है, दैट इज स्पॉन्जी टिश्यू। इसमें स्पॉन्जी ऊतक समस्या हो जाती है। जैसे ये अल्फांजो की वैरायटी है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो इस वैरायटी में हम देखेंगे कि इस तरह से स्पंज बन जाते हैं, इस तरह से स्पंज बन जाते हैं ड्यू टू लो टेम्परेचर। कम तापमान के कारण इस वैरायटी में यह समस्या आती है। और भी बहुत सारी बातें, इसको किंग ऑफ मैंगो कहते हैं। ठीक है भाई, किसको? अल्फांजो को। और ये अल्फांजो कहाँ उगाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में उगाई जाती है, जहां पर इसको लोकल में हापुस या बादामी कहते हैं। आई थिंक काफी सारी जानकारी हो गई, पर्याप्त है। इसका राइट आंसर क्या होगा? दैट इज बी बकरी है ना, दशहरी और नीलम से पैदा हुई आम्रपाली। तो राइट आंसर हो गया, आम्रपाली के मम्मी पापा कौन हो गए रे भाई? सॉरी, बी लिख देते हैं। इसका राइट आंसर हो गया बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। पादप प्रजनन के उद्देश्य है, तो हाई यील्डिंग तो होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पादप प्रजनन हाई यील्डिंग की बात करता है। डिक्रीज डिसीज रेजिस्टेंट, अरे ये तो कम कहाँ करेगा, ज्यादा करेगा, ये गलत हो गया। क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होता है, बिल्कुल सही है। लो यील्ड थोड़ी करेगा, बढ़ाएगा। डिटरमाइन ग्रोथ करेगा, बिल्कुल सही। तो ACE देयर हियर, तो ये इसका राइट आंसर है। प्लांट ब्रीडिंग काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रीडिंग के बारे में बहुत सारी बातें हम पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन फिलहाल समय की भी अपनी सीमा है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल आर नॉट कंपोनेंट, मतलब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें क्या नहीं होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकन होता है, टिकोई अम्ल भी होता है, म्यूरिन भी होता है। तो इसका आंसर आएगा लिपोपॉलीसेकेराइड, ये इसके अंदर नहीं होता। इसका राइट आंसर हो रहा है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बनते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंसेक्ट रेपेलेंट, प्राकृतिक रूप से ऐसा ऑयल है जो इंसेक्ट को भगा देगा, तो दैट इज सिट्रोनेला। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सिट्रोनेला। कोकोनट ऑयल, लिंसीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है भाई? सिट्रोनेला हो रहा है। ठीक है, चलिए अभी आपके पास पूरा एक पैराजंबल है, इसको पूरा रीड करना है और इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको बताना है। तो आप इसको सावधानी से पढ़ना है। और ये क्वेश्चन आपके लिए प्लस पॉइंट होते हैं कि इसमें कुछ याद करना नहीं है। क्यों नहीं सर? क्योंकि यहीं से पढ़ना है, यहीं से लगाना है, तो ये तो गॉड गिफ्ट है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हुई है तो मैं आगे पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, आप इसको शांति से पढ़ना। ये जितनी बातें लिखी है उसका मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ है। चलिए तो मैं आपको इसका पूरा बता देता हूँ, पूरा पैराजंबल में किसकी बात हुई है। यहाँ पर बात हुई है रिंगिंग की, वलय बनाने की, या वलयन लिखा जाता है। ठीक है, या छाल हटाना, रिंगिंग। और इसी को ग्रेप्स में
गर्डलिंग बोला जाता है। तो गर्डलिंग स्पेशल किसके लिए लिखा जाता है? ग्रेप्स के लिए, क्योंकि रिंगिंग या गर्डलिंग ग्रेप्स में भी होता है और मैंगो में भी होता है। लेकिन फिलहाल इस पैरा जंबल में रिंगिंग की बात किसके लिए की गई है? आम के लिए। क्या हो रहा है देखो, आम में अल्टरनेट बेयरिंग एक प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? अल्टरनेट बेयरिंग। आम में हम देखेंगे कौन सी बेयरिंग होती है, तो अल्टरनेट बेयरिंग। इस समस्या के समाधान के लिए हम उसकी शाखाओं पर, ये सपोज दैट मान लीजिए कि अपना आम का बगीचा है, उसमें ये आम है, काफी पुराना हो गया है, अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? अनप्रोडक्टिव हो रहा है, इसकी शाखाएं अनप्रोडक्टिव हो रही। तो इन शाखाओं पर इस तरह से रिंग बनाए जाते हैं, छल्ले बनाए जाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? एक तो CN अनुपात बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है, और क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का एक्यूमुलेशन बढ़ता है नीचे की ओर, शाखाओं के छाल लगाने के नीचे की ओर। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात बढ़ेगी। कितना छाल हटाना है? तो 6 से 12 mm लिखा है आपके इस पैरा जंबल में। वैसे 2.5 से 3 सेंटीमीटर में हमें छाल रिमूव करना चाहिए, जिससे एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होने वाला है। जैसे यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मैं फटाफट बताता हूँ। वलयन का उपयोग आम की फसल में किया जा रहा है। फसल में फल उर्वरता को प्रेरित करने के लिए किया जाता है, और यह और कुछ नहीं है, केवल शाखाओं से छाल हटाना। 6 से 12 मैंने अभी आपको बताया, गोलाकार हटाना ये भी बताया। इसका मुख्य उद्देश्य कार्बोहाइड्रेट को नीचे की तरफ प्रवाह को रोकना है, और फल उर्वरता को प्रेरित करने के लिए इसे ऊपरी हिस्से में एकत्र करना है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो छल्ले बनाए हैं, इससे कार्बोहाइड्रेट नीचे ना जाए, कहाँ जाएगा? ऊपर। तो कार्बोहाइड्रेट को कहाँ लाना है? ऊपरी भाग में। और कार्बोहाइड्रेट यदि ऊपर आएगा तो फलन बढ़ जाएगा, ऐसा ये पैराग्राफ कह रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट को नीचे जाने से रोकना है, जहां छाल लगाइए उससे ऊपर अब कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा, और जिसका लाभ हमें फल वाली शाखाओं में मिलने वाला है। ये बात कही गई है, ठीक है। बहुत बार वृक्ष केवल कायिक वृद्धि करते तथा सारा कार्बोहाइड्रेट बिना किसी एकत्रण के केवल कायिक वृद्धि के लिए प्रयुक्त कर लेते हैं। मतलब फ्रूट क्या है? ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ले रहा है और उसको केवल अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ में लगा रहा है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो नहीं रही है, अल्टरनेट बेयरिंग समस्या आ रही है। तो उन सबसे बचने के लिए आम की शाखाओं पर छल्ले बनाए जाते हैं। छल्ले बना देने से कार्बोहाइड्रेट अब ऊपर ही ऊपर चलेगा, और ऊपर चलेगा तो वहां पर फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी और अच्छी तरह से क्वालिटी के फ्रूट प्रोड्यूस होंगे। फल वृक्ष में फल प्राप्त करने वाले वर्ष समस्त कार्बोहाइड्रेट फलों के विकास के लिए प्रयुक्त हो जाता है, अतः कलिकाओं के विभेदन के लिए बहुत ही कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और अगले वर्ष फल नहीं मिल पाते। इसीलिए मैंने इसको क्या बोला भाई? इसीलिए मैंने आपके लिए लिखा कि फल नहीं मिलेंगे, इसलिए अल्टरनेट बेयरिंग। बोले तो एकांतर फलन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इस एकांतर फलन की समस्या से बचने के लिए हमें यह काम करना है। पुष्प कलिकाओं के अंकुरण के लिए कार्बोहाइड्रेट एकत्रित होना आवश्यक है। इसकी प्राप्ति के लिए आम के पेड़ों में वलयन, कलिकायन, रिंगिंग, छल्ले, गर्डलिंग किया जाता है। इस क्रिया से संभावित पुष्पन तिथि के 4 माह पहले, तो आम में कब करते हैं ये काम? तो आम में ये काम करते हैं हम कब? अगस्त महीने में। आम में ये रिंगिंग का काम कब करा जाएगा? तो अगस्त में, क्योंकि अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक अच्छी मात्रा में उसमें कार्बोहाइड्रेट का संचयन होगा। इसलिए ध्यान रखना कि आम में ये काम कब करते हैं, लिखा होगा कहीं पर आएगा, ये लिखा है, अर्थात अगस्त महीने में संपन्न किया जाता है। यह प्रमुख शाखाओं पर 15 सेंटीमीटर के व्यास में 6 से 12 मोटाई वाले गोलाकार वल्क बनाए जाते हैं। यह अपनयन किया जाता है। वृक्ष की शाखा या तने पर गोलाई में छाल हटाकर ध्यान रखना चाहिए कि इन शाखाओं के जब हम छल्ले हटा रहे हैं तो कैम्बियम का नुकसान नहीं होना चाहिए। इनके अंदर ये जो वाला हिस्सा है, मान लीजिए इसकी अगर मैं बात करूं तो ये है भैया कैम्बियम। ये कैम्बियम डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए यही जिम्मेदार होता है, द्वितीयक वृद्धि के लिए। अगर ये डैमेज हो गया तो फिर आप कितने भी छल्ले बना लो, उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। छल्ले बनाना है, उड़ाना नहीं है भाई, समझदारों। ध्यान रहे हमें कैम्बियम को डैमेज नहीं करना है, और अगर डैमेज कहीं पर पौधा हो जाता है तो डैमेज की रिपेयरिंग के लिए क्या डाला जाएगा यहाँ पर? बोर्डो मिश्रण। कौन सा मिश्रण? दैट इज बोर्डो मिश्रण, बोर्डियक्स मिक्सचर, कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर के साथ मिलाकर डॉक्टर या प्रोफेसर मिलार्डेट ने 1982 में सबसे पहले इसको बनाया था। ग्रेप के ऊपर एक बहुत भयंकर डिजीज आई थी, उसके कारण इसकी डिस्कवरी हुई, दैट इज प्लाज्मोरा विटिकोला। ग्रेप्स में हुआ था, तभी तो बोर्डो मिश्रण की खोज हुई थी, ऐसा आप सभी जानते हैं। ये सब बातें यहाँ लिखी गई है भाई। आइए
इसी पैराग्राफ को पढ़कर आपको उत्तर लगाना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है पहले आपको शांति से कम 2-3 बार उसको रीड आउट करना है और फिर आप प्रश्न पढ़ेंगे, अपने आप आपको उत्तर मिलेंगे। जैसे इसमें लिखा है रिंगिंग किस फल के लिए या किस फसल के लिए किया जाता है, ठीक है, किस फल के लिए किस फसल के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है किसमें, आम में। तो इसका राइट आंसर हो गया आम। केले में क्या करते हैं भाई, प्रोपिंग करते हैं, डीनेवलिंग करते हैं, प्रोपिंग या डीनेवलिंग, और इसमें डी सकरिंग भी करते हैं, डी सकरिंग करते हैं, डी ग्रीनिंग भी करते हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ऑफ रिंगिंग, वलयन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भैया ये क्यों कर रहे हैं, बेटर रूट डेवलपमेंट के लिए, जड़ की तो कोई बात नहीं, खरपतवार की बात नहीं, तो बात किसकी हुई थी, कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को एकत्र करने के लिए उसके आधा प्रवाह को रोकना, तो यही तो आएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। इसका राइट आंसर क्या हो गया था भाई, ए हो गया, इसका डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगिंग किस आकार में करते हैं। अभी हमने बात करी कि छाल किस व्यास में हटाई जाएगी, तो 6 से 12 mm में हटाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया। आप उस डायग्राम को देखोगे तो सारी बातें मैंने यहाँ लिख दी है, देखेंगे ये 6 से 12 mm मिल गया। कार्बोहाइड्रेट का रोकने की बात हुई थी, ठीक है, आम में बात हुई थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, आक्रमण को रोकने के लिए क्षतिग्रस्त स्थान पर लेप लगाना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था पेस्ट किसका लगाएंगे, दैट इज बोर्डो मिश्रण, बोर्डेक्स, जिसकी खोज 1882 में की प्रोफेसर मिलार्डेट ने। फ्रांस के बोर्डेक्स शहर के रहने वाले थे और बोर्डेक्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, इन्होंने इसकी खोज करी। वलयन प्रक्रिया में वृक्ष अथवा तने की शाखा पर बहुत गहरे काट नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा भाई, कैम्बियम कोशिकाओं को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। कैम्बियम कोशिका को हटाना अधिक पुष्प के लिए, कार्बोहाइड्रेट को एकत्रण करने के लिए। बताएंगे भाई, क्वेश्चन नंबर अपना हो रहा है 45, तो इसका राइट आंसर शुड भी क्या होने वाला है, बताएंगे आप लोग। चलिए मैंने जैसे आपको बताया था कि हमें कैम्बियम को डैमेज नहीं करना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दैट इज ए, ठीक है। छाल हटाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कैम्बियम कहीं भी डैमेज ना हो। चलिए अब अगला एक और पैराजंबल है। पिछली बार अच्छी बात ये रही कि आपको 2 पैराजंबल मिले, मतलब कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, और वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन। क्योंकि हम जनरली पढ़ते ही है, क्या पढ़ते हैं सर, बेंडिंग पढ़ते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो लिखा गया है ना, किसके लिए लिखा गया, गुआवा में बेंडिंग के लिए। जैसे मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, देखो बंकन मतलब बेंडिंग की बात हो रही, किसमें, गुआवा में हो रही है। इसका उद्देश्य होता है शिखाग्र ध्रुवणता। अब शिखाग्र ध्रुवणता को क्या लिखा गया यहां पर देखेंगे आप लोग, डोमिनेंस ऑफ एपिकल पोलरिटी, मतलब एपिकल डोमिनेंस को कंट्रोल करने के लिए ये किया जा रहा है। बेंडिंग का जो ऑब्जेक्टिव, रिड्यूस द डोमिनेंस ऑफ एपिकल पोलरिटी। तो जो सीधी बढ़ने वाली जो किस्में, स्थानिक किस्में, उनके लिए विशेष तौर पर किया जाता है। जो प्ररह कलिकाएं बिल्कुल शीर्ष पर होती है वह अंकुरित हो जाती है, जिन पर फूल व फल आते हैं, जबकि प्ररोह तथा शाखाओं के नीचे की तरफ स्थित कलिकाएं, बडिंग जो है, बड्स है, वो अंकुरित नहीं हो पाती। शीर्षस्थ कलिका का नीचे की तरफ स्थित कलिकाओं पर इस प्रभाविता के व्यवहार को ध्रुवणता की शिखाग्र प्रभाविता कहलाता है। कलिकाओं की प्रसुप्ति के कारण प्रवाह अथवा शाखाओं को उच्चतम मात्रा में ऑक्सीजन का न मिल पाना, ऑक्सीजन के कारण ही कोशिकाओं में अधिक तीव्रता के साथ लंबाई बढ़ती है। आप सभी जानते हो एपिकल डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करने वाला हार्मोन कौन है, ऑक्सीजन है, इसलिए वो सीधे सीधे बढ़ता रहेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहेगी, फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होगी। तो इस समस्या से बचने के लिए एक प्रोसेस की जाती है जिसका नाम है बेंडिंग। ध्यान देंगे आप लोग, हम बात करेंगे किसकी, बेंडिंग की। तो बेंडिंग का जो प्रोसेस है ये किस में किया जाता है, तो बेंडिंग का प्रोसेस, पहला क्वेश्चन, गुआवा में किया जाता है। इस तरह शाखाओं को बेंड कर देता है, बेंड का मतलब ही होता है झुकाना, तो गुआवा में शाखाओं को इस तरह से बेंड कर दिया जाता है। अब मैक्सिमम जो फ्रूट बड है, गुआवा की जो मैक्सिमम फ्रूट बड है वो सनलाइट के संपर्क में आएगी, अच्छी क्वालिटी का क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट, और वो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ संग्रहण हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर शीर्ष भाग में क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, संग्रहण होगा। बाद में इस कार्बोहाइड्रेट का यूज कौन करेगी,
ये फ्रूट बड करेगी, जिससे अच्छी क्वालिटी का फ्रूटिंग होगा। इसलिए गुआवा में जो स्थानीय किस्म है, देसी किस्म है या सीधी बढ़ने वाली किस्म है, स्थानिक या ऐसी देसी टाइप की वैरायटी है जो सीधी बढ़ने वाली है, सीधी बढ़ने वाली है, उनमें ये काम किया जाता है, उन किस्म में किया जाता है। तो ये प्रोसेस हो रही किस में भाई? तो ये हो रही है गुआवा में। गुआवा मतलब अमरूद। और किस राज्य में ये काम किया जाता है? तो महाराष्ट्र में स्पेशली किया जाता है। ठीक, चलिए आइए इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। विच टाइप प्लांट वेराइटीज बेंडिंग ऑपरेशन इज फॉलोड? तो किन में करते हैं? बोनी में करेंगे, झाड़ी प्रकार, संकरित तो सीधी वृद्धि वाली। तो अभी हमने बात करी थी, दैट इज इरेक्ट ग्रोइंग, जो सीधी बढ़ने वाली किस्म है, उनके अंदर हम इस काम को देख पा रहे हैं। जैसे आप स्क्रीन पर मैंने आपको अभी एक डायग्राम बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। द बिहेवियर ऑफ एपिकल बड टू डोमिनेट द बड्स सिचुएटेड एट द लोअर साइड इज कॉल्ड। शीर्षस्थ कलिका के नीचे की तरफ स्थित कलिकाओं पर प्रभाव को किस नाम से जाना जाता है, इस व्यवहार को? तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो एपिकल जर्मिनेट, जर्मिनेट की कोई बात नहीं, डोरमेंसी की भी कोई बात नहीं हुई है, तो इसका राइट आंसर आएगा एपिकल डोमिनेंस ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो रहा भैया बी। आप इसको पैराग्राफ से भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर खुला खुला लिखा है, ये लिखा है, कहाँ लिखा है? ये लिखा है, डोमिनेंस ऑफ एपिकल पोलैरिटी। तो इसी की तो बात हुई ना। तो पैराग्राफ का ये फायदा है, बस पहले आपको थोड़ा उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, तो आप आसानी से बहुत कम समय में इसको 5 क्वेश्चन मतलब 25 नंबर ले जाओगे। सामान्यतः बंकन किया जाता है, अभी हमने पढ़ा, दैट इज गुआवा। मैंगो में भी होता है बेंडिंग, लेकिन ये बेंडिंग ये वाला है, स्पेलिंग का फर्क है, ध्यान रखना। ए का वहां पर ई आता है, ठीक है, ये देखो ई और ए का फर्क। ये आम में करते हैं हम मिलीबग के कंट्रोल के लिए। आम में किसके लिए करते हैं? तो आम में करते हैं हम मिलीबग के कंट्रोल के लिए। आम में मिलीबग के कंट्रोल के लिए किया जाता है, ट्रैप क्रॉप की तरह। ठीक है, ठीक। अंगूर में कैप्रिफिकेशन किया जाता है। अब क्या होता है कैप्रिफिकेशन, जानेंगे कभी। ठीक है, ग्रेप्स में रिंगिंग किया जाता है, जिसको हमने अभी पढ़ा था गर्डलिंग के नाम से। ऐसा करने से ग्रेप्स में CN रेशियो बढ़ जाता है। गुआवा में बेंडिंग की बात हुई रही, ये देखो अभी बात हो रही भैया, गुआवा में बेंडिंग की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बेंडिंग? अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि बेंडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो रहा है। तो हम जानते हैं शिखाग्र ध्रुवणता को प्रभावित करने को कम करना, टू रिड्यूस डोमिनेंस ऑफ एपिकल पोलैरिटी, ताकि शीर्ष भाग ना बढ़े, दूसरे भाग भी बढ़े। इसको कम करने के लिए हम बेंडिंग या झुकाने का काम करते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बेंडिंग? बेंडिंग के क्या क्या लाभ हो सकते हैं? तो आपको यहाँ पर पढ़ के थोड़ा सावधानी से बताना भैया कि बेंडिंग के क्या क्या लाभ होते हैं। फलन बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं, पैदावार में हो सकता है बढ़ जाए, माप में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बाजार मूल्य अधिक मिलेगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फलन तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। अब फलन बढ़ रहा है तो पैदावार तो बढ़ेगी, तभी तो फलन बढ़ेगा। तो स्वाद का कोई लेना देना नहीं है, साइज से कोई लेना देना नहीं, बाजार से कोई लेना देना नहीं। तो इसका राइट आंसर ए एंड सी, दैट इज डी। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया साथियों, दोस्तों, मित्रों, हमने बात करी CUT 2023 के हार्टिकल्चर के क्वेश्चन की। इसके पहले क्रॉप प्रोडक्शन की बात हुई। इसी कड़ी में अब आप जान पाएंगे एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जाट MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि CUT का पेपर सॉल्यूशन चल रहा है और इसमें हम 27 मई का पेपर देख रहे हैं, 3rd शिफ्ट का। ठीक है, इसमें आपने क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर दोनों का सॉल्यूशन देख लिया है। अब मैं लेकर आया हूं आपके लिए एनिमल हस्बेंड्री का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ मैंने 0 मतलब क्वेश्चन नंबर 4 डाल रखा है। तो ये जो 3rd शिफ्ट का इंग्लिश मीडियम का जो पेपर था, ये उसी का सीक्वेंस या उसी का नंबर है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर लिए गए। ठीक है, ऐसे बोले तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उसमें देखेंगे तो ये 4th क्वेश्चन है। चलो, तो क्वेश्चन है, विच इज आर द मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड्स नंबर 1 एग प्रोड्यूसर? ठीक, संपूर्ण विश्व में अंडे का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक कौन है? तो सभी जानते हैं कि ये है व्हाइट लेग हॉर्न।
ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम। ए एंड ई मिनोर का ये नहीं है। उसने पूछा है कि वर्ड्स नंबर 1, ठीक है, तो नंबर 1 एक ही है, लेग हॉर्न, ठीक है, तो ये आंसर नहीं आएगा। फिर बी भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ओनली डी हमारा सही आंसर है, ओनली डी, ठीक, तो व्हाइट लेग हॉर्न सही आंसर। चलो फिर चलते हैं। कीपिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट फ्रॉम इंटरिंग इनटू द फूड इज टर्म्ड एज, सूक्ष्म जीवियों का भोज्य पदार्थों में प्रवेश रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, आउट फ्रॉम इंटरिंग इनटू द फूड, ठीक, तो इसको बोला जाता है एस्पेसिस, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर, जो आंसर देने की मेथड चलती है एलिमिनेशन मेथड, उस मेथड के थ्रू भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन में क्या लिखा उसने, आउट फ्रॉम इंटरिंग इनटू द फूड, प्रवेश रोकने की प्रक्रिया, किनका प्रवेश रोकना है, किनको इंटर होने से रोकना है, तो सूक्ष्म जीवों को रोकना है, ठीक है। अब आप देखो स्पॉइलेज, विकृति, स्पॉइलेज मतलब एक तरह से सड़न, ठीक है, सड़न कब होगी, जब उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर चुका होगा, ठीक है, तो ये तो इंटर करने के बाद की बात है, वो तो रोकने की बात कर रहा है, ठीक, तो ये आंसर होगा नहीं। फिर चले डिकम्पोजिशन कब होगा, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करेगा, डिकम्पोजिशन का मतलब भी सडन है, ठीक है, तो वो कब होगा, जब इंटर करेगा, मतलब ये भी बात की बात है। फिर डिटेरियोरेशन हो रहा है, और डिटेरियोरेशन का मतलब जो क्वालिटी है उसमें गिर रहा है। अब क्वालिटी में कब गिरेगा, जब उसके अंदर कुछ सडन जैसी, कुछ स्पॉइलेज या डिकम्पोजिशन जैसी चीज आना स्टार्ट हो गई होगी, तब वो उसके अंदर डिटेरियोरेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये भी इंटर होने के बाद की बात है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं आएगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा अब एक ही, और वो है एस्पेसिस, ठीक, तो सही आंसर होगा इसका एस्पेसिस। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश 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 इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ मिल्क फॉर डिसाइडिंग इट्स प्राइस, ठीक है, दूध के मूल्य निर्धारण करने के लिए दूध में डैश 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 की मात्रा एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो जैसे आपको पता ही होगा, अधिकतर हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, और वहां पर आपने देखा होगा कि मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जिसको हम जनरली डेयरी बोलते हैं, और वहां पर दूध को बेचा जाता है, और वो जो दूध खरीदा जा रहा है वो फैट परसेंट या वसा परसेंट के बेस पे खरीदा जा रहा है, ठीक है, तो प्राइस डिसाइडिंग में मेनली रोल किसका है, वो है फैट का, वसा का, ठीक है, इसी के बेस पे, इसके परसेंट के बेस पे ही पर लीटर रेट तय होते हैं मिल्क के, ठीक, तो सही आंसर आ जाएगा इसका फैट या वसा। फिर है नेक्स्ट, विथ एडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वन ejaculate from a bull can be used to inseminate dash 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 cow, कृत्रिम वीर्य सेचन के उपयोग के द्वारा एक सांड के स्खलन को डैश 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 गायों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। चलो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर हम बात करें एक बुल की, तो इससे पर वीक अगर हम बात करें, तो पर वीक इससे 2 इजाकुलेशन लिए जाते हैं, या यूं बोले कि 2 कलेक्शन लिए जाते हैं, पर वीक 2 कलेक्शन, ठीक है। और ऐसे अगर हम देखें पर ईयर, तो पर ईयर इससे 90 to 100 कलेक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है, पर वीक 2 कलेक्शंस और पर ईयर 90 to 100 कलेक्शंस, ठीक। चलो अब हमने बोला है कि पर वीक कितने लेना है, 2 कलेक्शंस, और इसमें ध्यान रखना कि 2 इजाकुलेशंस पर कलेक्शन लिए जाते हैं, 2 इजाकुलेशंस पर कलेक्शन। हमने बोला पर वीक कितने कलेक्शन, 2 कलेक्शंस, ठीक है, 2 बार उससे हम सीमेन कलेक्ट करेंगे, 2 बार उससे हम वीर्य कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और हर बार कितने इजाकुलेशन लेना है, हर कलेक्शन पे 2 इजाकुलेशन लेना है। इजाकुलेशन या इसी को हिंदी में कहा जाता है स्खलन, तो उससे हर बार हम लेंगे 2 स्खलन। अब आप देखो
हमने बोला पर ईयर कितने हैं 90 to 100 कलेक्शंस। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछ ले पर ईयर इजाकुलेशन, पर ईयर इजाकुलेशन, तो पर ईयर इजाकुलेशन कितने हो जाएंगे? ठीक, पर ईयर कलेक्शन है 90 to 100 और पर कलेक्शन इजाकुलेशन है 2, तो इसका मतलब कि पर ईयर इजाकुलेशन देखें तो यह हो गए हैं 180 to 200, 180 to 200 इजाकुलेशन पर ईयर। ठीक, अब अगर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करें तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हम अगर मान लो एक देसी बुल है तो इसके सीमेन को हम 10 टाइम्स डाइल्यूट करते हैं, 1:10 में 10 टाइम्स उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कहीं एक्सोटिक बुल है तो फिर इसको 1:100 में डाइल्यूट किया जाता है, मतलब इसको हम 10, एक को 10 गुना पतला कर रहे हैं और एक को 100 गुना पतला कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो हम नेचुरल मेटिंग करवाएं तो उस कंडीशन में एक बुल एक इजाकुलेशन में एक ही काऊ को प्रेग्नेंट कर सकता है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हुआ तो उस कंडीशन में उस इजाकुलेशन को हम 10 टाइम्स या 100 टाइम्स डाइल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि अगर मान लो हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज किया तो पर ईयर अगर हम बात करें तो हम ये जो कंडीशन है इसको हम 10 गुना बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं? 10 गुना बढ़ा सकते हैं। ठीक, किसकी कंडीशन में? इंडिजीनियस बुल की कंडीशन में। तो अगर आप इसको 10 गुना बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1800 से 2000, 1800 to 2000। ठीक, 1800 से 2000 काऊ को एक इंडिजीनियस बुल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हेल्प से प्रेग्नेंट कर सकता है। लेकिन अगर मान लो वही एक्सोटिक बुल हुआ तो उस कंडीशन में इसको हम 100 टाइम्स डाइल्यूट कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये 100 टाइम्स से बढ़ जाएगा, और अगर 100 टाइम्स से बढ़ गया तो 18,000 to 20,000 काउस को एक एक्सोटिक बुल पर ईयर प्रेग्नेंट कर सकता है। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है? यहां पर उसने जो हमने निकाला वही चीज पूछी है। ठीक, क्या बोला है? कृत्रिम वीर्य सेचन के उपयोग के द्वारा एक सांड के स्खलन को गायों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो एक सांड के स्खलन को मतलब एक इजाकुलेशन, वन इजाकुलेशन को कितने काऊ के लिए? तो इतनी या इतनी। अब यहां कुछ क्लियर नहीं किया है, पर एक अच्छी बात इस क्वेश्चन में यह है कि उसके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हमारे इन दोनों ऑप्शन से छोटे ही हैं। नहीं इंडिजीनियस बोला है, नहीं उसने एक्सोटिक बोला है, पर ऑप्शंस ऐसे दिए हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 400 to 500, क्योंकि वही सबसे बड़ा ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। अब सूची 1 में क्या है या लिस्ट 1 में क्या है? डिसीज ऑफ लाइव स्टॉक दे रखी है। ठीक है, और सेकंड लिस्ट में दे रखा है कॉजल ऑर्गेनिज्म, मतलब किससे होता है। ठीक है, तो ये 4 डिसीज है, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, ब्रुसेलोसिस और एफएमडी। ठीक, अब ये किससे होती है? तो इसमें बड़ी अच्छी है, 2 डिसीज हमको बड़ी अच्छी दे रखी है इसमें। एक दे रखी है एंथ्रेक्स और सेकंड दे रखी है ब्रुसेलोसिस। ठीक, अच्छी कैसे है? अच्छी ऐसे है कि इनके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उनमें इन डिसीज का नाम भी आता है, तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा आंसर निकालना। ठीक है, अब एंथ्रेक्स में देखें तो एंथ्रेक्स का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया है बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक, तो ढूंढो इसमें कहां पर है बेसिलस एंथ्रेसिस। ये दिया है, देखो इसमें डिसीज का नाम आ रहा है, तो हमारा काम बढ़िया हो गया इसमें। ठीक है, तो ए का क्या आ गया? 4th। देखो इसमें ए का 4th कहां है? ए का 4th ये है। ठीक, तो एक तो सेट हो गया। सेकंड देखते हैं ब्रुसेलोसिस, मतलब अभी थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करते हैं। ब्रुसेलोसिस हमने बोला ये भी ऐसा है कि इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के अंदर इसका नाम आता है। ठीक, तो इसका अगर कॉजल ऑर्गेनिज्म देखें तो इसमें इसका नाम है, देखो कहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ब्रुसेला, आप देखेंगे। ठीक है, तो ब्रुसेला अबॉर्टस ये किसका हो गया?
ये हो गया ब्रुसेलोसिस। मतलब सी का क्या आ जाएगा, सेकंड। देखो सी का सेकंड कहाँ है, ये है सी का सेकंड, ठीक है। अब आप देखो इसमें, वैसे इसी से हमारा काम हो गया था, हमको आगे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक। आप देखेंगे तो ए का फोर्थ आया है और किसी में भी ए का फोर्थ नहीं है, ठीक। तो सीधा सीधा हमारा आंसर यही है, कुछ देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम चाहे तो पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं। हमको तो सेकंड हिंट भी मिल गई कि सी का सेकंड है और सी का सेकंड किसी के अंदर भी नहीं है, तो इसका मतलब आंसर यही आना है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ब्लैक क्वार्टर की बात करें तो ब्लैक क्वार्टर का है क्लॉस्ट्रीडियम शोवियाई, क्लॉस्ट्रीडियम शोवियाई, तो बी का थर्ड आना चाहिए, इसके अंदर बी का थर्ड उसी में भी है, ठीक है। फिर एफएमडी में बात करें तो एफएमडी का है पिकोरना वायरस, तो ये है पिकोरना, ठीक। मतलब डी का आएगा फर्स्ट और ये डी का फर्स्ट, तो आंसर यही आएगा। तो इसी से हमको पता चल गया था कि आगे कुछ करने की हमको ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अ राशन टू बी फेड टू लेइंग बर्ड्स आफ्टर 20 वीक्स ऑफ एज इज डैश डैश डैश। अंडे देने वाले पक्षियों को 20 सप्ताह की आयु के पश्चात दिए जाने वाला राशन या आहार डैश 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 है, ठीक है। 20 सप्ताह से ऊपर की बात कर रहा है वो, और 20 सप्ताह से ऊपर वालों को हम बोलते हैं लेयर, ठीक है। अगर आपने देखा तो एक प्रोडक्शन में 3 कंडीशन है, 0 to 8 वीक्स वाले होते हैं, 9 to 20 वीक्स वाले होते हैं और मोर देन 20 वीक्स वाले होते हैं, मोर देन 20 वीक्स, ठीक है। 0 to 8 वाले को स्टार्टर कहा जाता है, 9 to 20 वाले को ग्रोवर कहा जाता है और मोर देन 20 वाले को लेयर कहा जाता है, ठीक है। और जो इनके नेम है वही इनके राशन के भी नेम है। अगर कोई आपसे पूछे कि स्टार्टर राशन किस एज पर देंगे तो 0 to 8 वीक्स वाला, ठीक। या कोई पूछ ले 0 to 8 वीक्स वालों को कौन सा राशन मिलेगा तो उनको मिलेगा स्टार्टर राशन। फिर उसके बाद में 9 to 20 वाले को कौन सा मिलेगा तो ग्रोवर राशन और मोर देन 20 वाले को लेयर राशन, ठीक। अब इसमें ऑप्शन में देखो चिक राशन, चिक हमको शायद पता ही होगा कि इनको स्टार्टर भी बोलते हैं, 0 to 8 वाले को चिक भी बोलते हैं और 0 to 8 वाले को ब्रॉयलर भी बोला जाता है। इन तीनों की एज 0 to 8 वीक्स है, ठीक है। तो चिक राशन आएगा नहीं क्योंकि वो 0 to 8 है, इसने पूछा है मोर देन 20। ग्रोवर राशन 9 to 20 है, ये भी नहीं आएगा। फिर है लेयर मैश राशन, ठीक है। तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि लेयर मतलब मोर देन 20, वही पूछा, आंसर आ जाएगा लेयर मैश। आखिरी में स्टार्टर राशन, वो भी 0 to 8 है, ये भी नहीं आएगा, ठीक। अब इसमें मैं बार बार जैसे राशन बोल रहा हूं पर दिया मैश है सभी के अंदर, और मैश का मतलब क्या है, मैश का मतलब है पिसा हुआ, पिसा हुआ, ठीक। तो एक चीज ध्यान रखना, जैसा सभी जानते हैं आप लोग कि बर्ड्स के अंदर या हेन के अंदर टिथ नहीं होते हैं, वो अपना ग्राइंडिंग का काम, खाने को पीसने का, चबाने का काम गिजार्ड करता है, और गिजार्ड एक मस्कुलर पोर्शन है, ठीक है, एक मासल जो है पोर्शन है, ठीक। तो इसलिए उनको अगर दांत नहीं है और अगर हमने ज्यादा उनको दाने दिए मतलब होल ग्रेन दिए तो फिर उस कंडीशन में वो आसानी से उसको चबा नहीं पाएगा। यानी बोले कि गिजार्ड उनको फिर फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए काफी उसको मेहनत करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि सारे कन्वर्ट ना हो, ठीक। तो इसके लिए इनको हमको देना है पिसा हुआ। तो अभी लेटेस्ट देखें करंट में तो एक कॉन्सेप्ट जो है पोल्ट्री के अंदर चल रहा है और वो है होल मैस्ड फीड, होल मैस्ड फीड। इसका मतलब कि सारा का सारा कैसा दे, मैस्ड दे, पिसा हुआ दे, ठीक। क्योंकि अगर दाना दिया तो उसको खाने में प्रॉब्लम, साथ में खाने में प्रॉब्लम अगर हुई तो फिर वो खाना नहीं खाएगी, ठीक। खाना नहीं खाएगी तो प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, और खाना नहीं खाएगी तो वेस्ट भी होगा। तो ये सब चीजों से बचने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया है, होल मैस्ड फीड, ठीक है। चलो, तो मैश का मतलब सिंपल याद रखना, पिसा हुआ है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोलेस्ट्रम शुड बी फेड एट द रेट ऑफ डैश 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 % ऑफ काफ्स बॉडी वेट। बछड़े के कायिक भार का डैश डैश % की दर से उसे कोलेस्ट्रम का पोषण दिया जाना चाहिए। सबसे पहले चीज कोलेस्ट्रम, और कोलेस्ट्रम देखें तो इसको हिंदी में बोलते हैं खीस, कुछ एरिया में इसको तेली कहा जाता है,
कुछ जगह इसको पेवसी कहा जाता है और कुछ जगह इसको चीका कहा जाता है। ये इसके नाम है। और मिलता कब है? तो ये मिलता है आफ्टर काविंग 3 to 4 डेज। ठीक है, तो जो इनिशियल 3 to 4 डेज है उस काफ के, उसको उस इनिशियल 3 to 4 डेज में हम पिलाते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है, और कोलेस्ट्रम अगर देखें तो ये पिलाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे। और बॉडी वेट में भी देखें तो ये देते हैं 1/10 पार्ट ऑफ बॉडी वेट। जितना उसका बॉडी वेट है उसका 1/10, और 1/10 का मतलब है 10%। तो 10% ऑफ बॉडी वेट। अगर मान लो अभी उसका बॉडी वेट 25 kg है, ये है उसका बॉडी वेट, तो इसका देना है 1/10, और 1/10 देंगे मतलब उसको पिलाएंगे हम 2.5 kg। तो हमेशा कोलेस्ट्रम किसके बेसिस पे दिया जाता है? ये दिया जाता है बॉडी वेट के बेस पे। और कितना देना है? तो 10% और 1/10। ठीक, तो इसका अब सही आंसर आ जाएगा 10। चलो फिर नेक्स्ट, a ration which supplies nutrients to the bird in the right proportion as per their requirement is called a dash 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 ration। ऐसा आहार जो पक्षी को उसकी आवश्यकता अनुसार सही अनुपात में पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है उसे डैश 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 आहार कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे लिए जो की पॉइंट है या की वर्ड है वो है राइट प्रोपोर्शन। ठीक है, सही अनुपात। और जब भी यह लिखा हुआ आ जाए तो लल्लाओं समझ जाना कि ये बात कर रहा है संतुलित आहार की, ये बात कर रहा है बैलेंस्ड आहार, बैलेंस्ड डाइट की। ठीक, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बैलेंस्ड या संतुलित। ठीक है, सही अनुपात, राइट प्रोपोर्शन का मतलब जितना उसको चाहिए उतना हमको देना है। राशन है 24 आवर्स के लिए दिया जाएगा, 24 घंटे के लिए दिया जाएगा, और सही प्रोपोर्शन में दिया जाएगा। ठीक है, जितना उसको रिक्वायरमेंट है उतना ही दिया जाएगा, उससे न ज्यादा ना उससे कम, तो उसको बोला जाता है बैलेंस्ड। फिर है ये लास्ट क्वेश्चन, टू स्टोर फ्रोजन सीमेन एट -79 डिग्री सेल्सियस वी नीड, -79 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हिमशितित, फ्रोजन बोला है, हिमशितित शुक्राणुओं को भंडारण के लिए हमें डैश 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 की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो सीमेन या वीर्य की अगर हम बात करें तो फ्रोजन की जो बात हो रही है, फ्रोजन मतलब हिमशित या हिमीकृत। ठीक, इस कंडीशन में अगर स्टोर कर रहे हैं तो इस कंडीशन में दो तरह से स्टोर होता है, एक -196 डिग्री सेल्सियस और सेकंड -79 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन का, तरल नाइट्रोजन का, और इसके लिए हम यूज करते हैं सॉलिड CO2 का, सॉलिड CO2, या इसी को बोला जाता है ड्राई आइस। ठीक, इन दोनों से ये काम होगा, उस सीमेन को हम स्टोर करके रखेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक, अब इसने जो बोला है वो बोला है -79 डिग्री सेल्सियस, और -79 डिग्री सेल्सियस अगर देखें तो वो किसका है? वो है सॉलिड CO2 है, ड्राई आइस। तो लिक्विड एयर होगा नहीं, लिक्विड नाइट्रोजन नहीं होगा, लिक्विड हीलियम नहीं होगा, सॉलिड CO2, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलो तो ये है 27 मई का पेपर। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा जो 2023 का जो दूसरी शिफ्ट में पेपर हुए हैं, ठीक है, और दूसरी डेट में पेपर्स हुए हैं, उनका सॉल्यूशन। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।